नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एससीएमपी का जो चैप्टर नंबर 9 है, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, उसका रिवीजन। डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का अपन रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है और मिनिमम 10 to 20 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। 10 to 20 मार्क्स का ये चैप्टर आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का रिवीजन। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, जब चैप्टर 7 पढ़ा था अपने प्राइसिंग डिसीजन के बारे में, जब प्राइसिंग डिसीजन, तो उसमें मैंने आपको प्राइसिंग के बारे में बताया था। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस निकालने के पॉलिसीज और मेथड्स को अपन क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस निकालने की पॉलिसीज और मेथड्स को अपन बोलते हैं प्राइसिंग। अब जो प्राइसिंग होती है दो तरह की होती है, एक होती है इंटरनल प्राइसिंग, एक होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। जब अपन बाहर वाले कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, आउटसाइडर के लिए या बाहर वाले कस्टमर के लिए सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, वो होती है एक्सटर्नल प्राइसिंग। उसके लिए आपके कोर्स में जो चैप्टर दे रखा हुआ है, चैप्टर नंबर 7। और एक होती है इंटरनल प्राइसिंग। इंटरनल प्राइसिंग जब कंपनी का एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है। जब कंपनी का एक डिवीजन, एक ही कंपनी है, उसका एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को, कंपनी के दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, तो जिस प्राइस पे ट्रांसफर करता है उसे अपन बोलते हैं इंटरनल प्राइसिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग। इंटरनल प्राइसिंग या ट्रांसफर प्राइसिंग, मैंने इसको एग्जाम्पल से भी आपको बताया था कि एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए बनाता है प्लास्टिक और डिवीजन बी बनाता है प्लास्टिक बोतल। तो जो डिवीजन बी है, प्लास्टिक बोतल बनाने के लिए इसको क्या चाहिए होती है, प्लास्टिक चाहिए होती है। तो डिवीजन ए क्या करता है, प्लास्टिक डिवीजन बी को सप्लाई करता है। तो जिस प्राइस पे सप्लाई करेगा डिवीजन ए डिवीजन बी को प्लास्टिक, जिस प्राइस पे ट्रांसफर करेगा, उस प्राइस को अपन क्या बोलेंगे, उस सेलिंग प्राइस को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफर प्राइस। उस सेलिंग प्राइस को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर प्राइस। तो ट्रांसफर प्राइस एक तरीके से क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। जब कंपनी का एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है, तो जिस प्राइस पे करता है उस सेलिंग प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइस। जो डिवीजन सप्लाई करता है उसे अपन बोलते हैं ट्रांसफर, और जो रिसीव करता है उसे अपन बोलते हैं ट्रांसफरी। तो जो डिवीजन सप्लाई करता है उसे या तो ट्रांसफरर बोलते हैं या सप्लाइंग डिवीजन, और जो डिवीजन गुड्स रिसीव करता है, गुड्स या सर्विस रिसीव करता है, उसे या तो ट्रांसफरी बोलते हैं या रिसीविंग डिवीजन, ट्रांसफरी या रिसीविंग डिवीजन। ये मैंने आपको बता दिया था बेसिक में। इसके बाद अपन ने इसमें देखा था परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ डिवीजन्स डिपार्टमेंट्स। अब ये ट्रांसफर प्राइस का कंसेप्ट क्यों आया, ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट क्यों आया, तो देखो दो तरीके होते थे, ट्रेडिशनल तरीका, एक न्यू तरीका। पहले क्या होता था, डिवीजन्स को कोस्ट सेंटर माना जाता था। जैसे मान लो कंपनी के 3 डिवीजन है, डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी, इनको क्या माना जाता था, कोस्ट सेंटर। कोस्ट सेंटर मतलब डिवीजन ए जो भी सप्लाई करेगा डिवीजन बी को, पूरा का पूरा कोस्ट पे करेगा, जितनी भी डिवीजन ए की कोस्ट थी उस पर सप्लाई करेगा, मतलब प्रॉफिट वगैरह कोई चार्ज नहीं करेगा। डिवीजन बी जो सप्लाई करेगा डिवीजन सी को, वो भी किस पे करेगा, कोस्ट पे करेगा, मतलब कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं करेगा। और डिवीजन के जो मैनेजर्स होते थे उनको एक फिक्स सैलरी मिलती थी, 5 लाख 6 लाख जितनी भी सैलरी होती थी, फिक्स सैलरी मिलती थी, कोई बोनस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता था, बस फिक्स सैलरी मिलती थी। तो डिवीजन्स के जो मैनेजर थे उनके बीच में ना तो कंपटीशन हो पाता था, ना ही उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो पाता था, ना ही उनमें बिजनेस करने का एटीट्यूड आ पाता था। उनको तो फिक्स सैलरी मिल रही है, चाहे आप डिवीजन प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो डिवीजन के जो मैनेजर्स हैं उनका ना तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो पाता था, ना उनमें कंपटीशन आ पाता था, ना ही उनमें कॉमर्शियल एटीट्यूड, बिजनेस करने का एटीट्यूड आ पाता था। तो जो नया तरीका आया उसमें क्या था, डिवीजन को क्या माना जाने लगा, डिवीजन को माना जाने लगा प्रॉफिट सेंटर। डिवीजन को क्या ट्रीट किया जाने लगा, प्रॉफिट सेंटर ट्रीट किया जाने लगा। तो जो डिवीजन ट्रांसफर करते हैं आजकल, वो कैसे करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। तो डिवीजन जो ट्रांसफर करेगा डिवीजन बी को, वो कोस्ट प्लस प्रॉफिट पे, मतलब ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। डिवीजन बी डिवीजन सी को जो ट्रांसफर करेगा किस पे करेगा, कोस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब ट्रांसफर प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। और इन डिवीजन के जो मैनेजर्स हैं इनको सैलरी तो मिलेगी, साथ में जिस डिवीजन का जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के बेस पे क्या मिलेगा, इनको इंसेंटिव मिलेगा। जिस डिवीजन का जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के बेस पे क्या मिलेगा, इनको इंसेंटिव मिलेगा। अब ये डिवीजन मैनेजर क्या लग जाएंगे, डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाने में लग जाएंगे। तो इनमें कॉमर्शियल एटीट्यूड आ जाएगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो पाएगा डिवीजन्स का। इसके अलावा इन सब डिवीजन में क्या आ जाएगा, कंपटीशन। इससे कंपनी का ही क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि डिवीजन मैनेजर अब क्या चाहेंगे कि खुद के डिवीजन का प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्योंकि उनको प्रॉफिट के बेस पे क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो ये तरीका हो गया प्रॉफिट सेंटर वाला तरीका। तो जो ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है वो इस प्रॉफिट सेंटर वाले तरीके में लगता है। अगर अपन डिवीजन को कोस्ट सेंटर मानते हैं, जैसे आपने काफ़ी सारी ऑडिट कर रखी होंगी, उसमें डिवीजन को आज भी क्या माना जाता है, कोस्ट सेंटर माना जाता है, वहाँ ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगता। डिवीजन को जब अपन प्रॉफिट सेंटर मानते हैं तो ये अपन क्या लगाते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो जिस प्राइस पे डिवीजन ट्रांसफर करता है दूसरे डिवीजन को, उस प्राइस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइस। अब ट्रांसफर प्राइस लाने के ऑब्जेक्टिव क्या थे वो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, कि एक तो डिवीजन्स के जो मैनेजर हैं उनके बीच में क्या आ जाए, कंपटीशन आ जाए, हेल्थी कंपटीशन हो जाए। दूसरा, उनका एटीट्यूड कैसा हो जाए, कॉमर्शियल एटीट्यूड हो जाए, मतलब उनका बिजनेस करने का एटीट्यूड हो जाए। तीसरा, जो डिवीजन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ठीक से हो पाए। और चौथा, अपन जो डिवीजन मैनेजर्स हैं इनको ठीक से बोनस दे पाए, उनको ठीक से बोनस दे पाए। पहले तो क्या होता था, सबको बराबर का बोनस बांट दिया जाता था, दिवाली बोनस, होली बोनस के नाम पे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जिस डिवीजन का प्रॉफिट होगा उस डिवीजन को प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, उस डिवीजन के मैनेजर को उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो ये था ट्रांसफर प्राइसिंग लाने का ऑब्जेक्टिव। अब ट्रांसफर प्राइस निकालने के मेथड्स, जैसे वहाँ पे अपन ने चैप्टर 7 में देखे थे प्राइस निकालने के मेथड्स, एक्सटर्नल प्राइस निकालने के मेथड्स काफ़ी सारे देखे थे वहाँ पे, कोस्ट बेस, कंपटीशन बेस, वैल्यू बेस। ऐसे ही ट्रांसफर प्राइस निकालने के भी मेथड दे रखे हैं, कोस्ट बेस, मार्केट बेस और नेगोशिएशन बेस। 3 मेथड दे रखे हैं ट्रांसफर प्राइस निकालने के।
ये मेथड ज़्यादा काम के नहीं है, इससे अगला कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा काम का है। लेकिन अपन देख लेते हैं मेथड क्या क्या है। कॉस्ट बेस्ड मेथड में क्या क्या दे रखा है, आप ट्रांसफर प्राइस कैसे निकाल सकते हो, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो, जो सप्लाई कर रहा है डिवीजन उसकी टोटल कॉस्ट ले लो और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट ले लो उसकी और प्रॉफिट ऐड कर दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो उसकी प्रॉफिट ऐड कर दो, या टोटल कॉस्ट में ROI ऐड कर दो, सप्लाइंग डिवीजन की टोटल कॉस्ट लेके उसमें प्रॉफिट ऐड करके ROI ऐड करके आप क्या निकाल सकते हो, ट्रांसफर प्राइस निकाल सकते हो। तो तरीका है कॉस्ट बेस्ड मेथड। दूसरा है मार्केट बेस्ड मेथड। मार्केट बेस्ड मेथड भी 3 तरह का है, या तो मार्केट प्राइस ले लो, जो सप्लाइंग डिवीजन है, सप्लाइंग डिवीजन जो कंपोनेंट सप्लाई करता है या जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है उसकी मार्केट प्राइस क्या है, उस मार्केट प्राइस से क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। और 2 तरीके और दे रखे इसमें, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट, शेयर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट है कंपनी का, जितना भी प्रॉफिट है, कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, अपन सभी डिवीजन से बांट देंगे। किस रेशियो में, टोटल कॉस्ट के रेशियो में। कंपनी का प्रॉफिट सभी डिवीजन से बांट देंगे टोटल कॉस्ट के रेशियो में, ताकि डिवीजन से झगड़ा खत्म हो जाए। और एक तरीका है शेयर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट, कि कंपनी का जितना भी कंट्रीब्यूशन है पूरी कंपनी का, वो सभी डिवीजन से अपन बांट देंगे वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में। ये होता है मार्केट बेस्ड मेथड। और एक होता है नेगोशिएशन बेस्ड मेथड। इसमें क्या होता है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, मतलब खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों डिवीजन बैठ के क्या करते हैं, एक ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करते हैं। ये होता है नेगोशिएशन बेस्ड मेथड। अब सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया इसमें कॉस्ट बेस्ड मेथड। कॉस्ट बेस्ड मेथड में कुछ भी नहीं होता, जितनी कॉस्ट है सप्लाइंग डिवीजन की, उस कॉस्ट में अपन क्या कर देते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। अब ये भी अलग अलग तरीके से कर देते हैं, कोई टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करता है, कोई वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करता है। जैसा क्वेश्चन में बोले अपन को तो वैसा करना है। अब देखो एक क्वेश्चन था, एक एग्जांपल लिया था अपन ने, एक कंपनी के 2 डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। डिवीजन ए बनाता है बोतल, टोटल कॉस्ट आती है 10 रुपये पर यूनिट। डिवीजन बी बनाता है कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक बनाने की इसकी कॉस्ट आती है अदर देन बोतल, कोल्ड ड्रिंक को वो बोतल में पैक करता है, तो अदर देन बोतल इसकी कॉस्ट आती है 5 रुपये पर यूनिट और सेलिंग प्राइस है 16 रुपीज़ पर यूनिट। कंपनी की पॉलिसी क्या है कि जो ट्रांसफर प्राइस रखी जाएगी, जो डिवीजन ए बोतल ट्रांसफर करेगा डिवीजन बी को, वो कितने में करेगा, टोटल कॉस्ट प्लस 20% प्रॉफिट। तो देखो डिवीजन ए की टोटल कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये, और 20% प्रॉफिट ऐड कर दो इसमें 2 रुपये का, तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो गई, 12 रुपये की। सिंपल सा मेथड, कुछ नहीं करना। टोटल कॉस्ट जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो भी दे रखा है, उसमें क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट ऐड कर दो, ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। अब इस मेथड में दिक्कत क्या है, देखो इस मेथड में, ये मेथड एक तरीके से नाम का मेथड है, इसमें कंपनी डिसाइड कर देती है ये ट्रांसफर प्राइस होगी। तो इस मेथड को फॉलो करने का मतलब ही क्या हुआ, क्योंकि इसमें कंपनी डिसाइड करती है, डिवीजन डिसाइड नहीं करते, कंपनी खुद डिसाइड करती है। तो इस मेथड को फॉलो करने का मतलब ही क्या हुआ, पहले 10 रुपये में ट्रांसफर होता था, जो पुराना तरीका था, कॉस्ट जब हम डिवीजन को क्या मानते थे, कॉस्ट सेंटर, तो 10 रुपये में बेचा जाता था, अब 12 में बेचा जाएगा, फिक्स हो गया 12 रुपये। तो ये मेथड क्या काम का हुआ, इस मेथड से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ठीक से नहीं हो पाएगा, इससे उनमें कॉमर्शियल एटीट्यूड नहीं आ पाएगा। इससे देखो हमेशा एक डिवीजन दुखी हो सकता है। इससे देखो अपन ने 12 रुपये फिक्स कर दी ट्रांसफर प्राइस, तो 12 रुपये फिक्स कर दी, तो डिवीजन ए का तो 2 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है और डिवीजन बी का 1 रुपये का लॉस आ रहा है। अब ये चलता रहेगा, हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि कंपनी ने फिक्स कर दी ट्रांसफर प्राइस क्या रहेगी, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो 12 रुपये फिक्स कर दी, तो डिवीजन ए को तो प्रॉफिट होता जाएगा, डिवीजन बी को हमेशा लॉस होता जाएगा, तो डिवीजन बी हमेशा क्या रहेगा, डीमोटिवेट रहेगा। इससे इनमें कॉमर्शियल एटीट्यूड नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है, ये फालतू मेथड होता है। दूसरा है मार्केट बेस्ड मेथड। मार्केट बेस्ड मेथड 3 थे, मार्केट प्राइस, शेयर प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट, शेयर कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल जो कॉस्ट बेस्ड मेथड है उससे थोड़ा बहुत ठीक है। अब मार्केट प्राइस मेथड में क्या करते हैं अपन, ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालते हैं कि जो ट्रांसफर होगा, जो बेचने वाला ट्रांसफर करेगा वो मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। जैसे मान लो बोतल की मार्केट प्राइस है 15 रुपये, उसकी कॉस्ट आई है 10 रुपये, तो 15 रुपये में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि वो बाहर 15 में बेच सकता है, तो डिवीजन को भी कितने में बेचेगा, 15 रुपये में। तो ट्रांसफर प्राइस क्या रखी जाएगी, मार्केट प्राइस। ये होता है मार्केट प्राइस मेथड। एक होता है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट। इस मेथड में क्या होगा, जो भी कंपनी का टोटल प्रॉफिट है, कंपनी का टोटल प्रॉफिट अपन डिवीजन्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे टोटल कॉस्ट के रेशियो में। किस रेशियो में बांट देंगे, टोटल कॉस्ट के रेशियो में। कैसे बांटेंगे, अपन टोटल कॉस्ट ले लेंगे डिवीजन की, डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट कंपनी से, टोटल कॉस्ट डिवीजन की ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट कंपनी से, इनटू कर देंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी, और सभी डिवीजन से बांट देंगे। फिर अपन ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे। पहले तो अपन बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया, ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालेंगे, जो बेचने वाला डिवीजन है उसकी टोटल कॉस्ट ले लेंगे, बेचने वाले डिवीजन की टोटल कॉस्ट ले लेंगे, और उसमें जो उसका शेयर्ड प्रॉफिट आया, जो शेयर्ड प्रॉफिट अपन ने बांटा, उसका जो हिस्सा आया वो ऐड कर देंगे, ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। एक तीसरा मेथड है शेयर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। इसमें अपन क्या करेंगे, कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन, पूरी कंपनी का टोटल कंट्रीब्यूशन अपन डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, किसमें, डिवीजन में बांट देंगे, किस रेशियो में, वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में। वेरिएबल कॉस्ट के रेशियो में कैसे बांटेंगे, डिवीजन की टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंपनी से डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे कंपनी का जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन था। इस तरह से कंपनी का कंट्रीब्यूशन डिवाइड हो जाएगा। फिर अपन ट्रांसफर प्राइस निकाल लेंगे। ट्रांसफर प्राइस निकालते वक्त यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ तो अपन टोटल कॉस्ट लेते थे, शेयर प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट, यहाँ क्या लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग डिवीजन। बेचने वाले की क्या लेंगे, ओनली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं लेंगे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, शेयर कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे, यहाँ प्रॉफिट ऐड करते थे। ट्रांसफर प्राइस एक तरीके से क्या होती है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है, मैंने आपको चैप्टर 7 में बताया था,
टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, या वेरिएबल कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो। वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, सेल्स ही तो होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ क्या लेते हैं अपन, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग डिवीजन प्लस शेयर्ड कंट्रीब्यूशन वाले मेथड में। इस तरह से आप ट्रांसफर प्राइस निकाल सकते हो मार्केट बेस मेथड में। मैंने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल 1, एक बार देख लो क्या एग्जांपल था। मार्केट प्राइस मेथड से अपन ने ट्रांसफर प्राइस निकाली थी एग्जांपल 1 में। डिवीजन ए बोतल बनाता है, डिवीजन बी कोल्ड ड्रिंक बनाता है। डिवीजन ए जो बोतल बनाता है उसकी कॉस्ट आती है 10 रुपये पर यूनिट, उसकी मार्केट प्राइस है 14 रुपीज़ पर यूनिट। और डिवीजन बी कोल्ड ड्रिंक बनाता है, इसकी कॉस्ट आती है अदर देन बोतल 25 रुपये पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस कोल्ड ड्रिंक की कितनी दे रखी है, 51 रुपीज़ पर यूनिट की आपको दे रखी है। अब एज पर मार्केट प्राइस मेथड, कौन से मेथड से बताना था आपको, मार्केट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगी, बोतल ये बाहर कितने में बेच सकता है, 14 रुपये, तो ये क्या हो जाएगी ट्रांसफर प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस 14 रुपीज़। कोई दिमाग नहीं लगाना, जो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दे रखी है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी। अब इसमें दिक्कत क्या है, इस वाले मेथड में दिक्कत ये है कि काफ़ी सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनकी मार्केट प्राइस पता नहीं चल पाती। ये तो अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी सारे कंपोनेंट की मार्केट प्राइस पता नहीं चल पाती। एक तो दिक्कत ये हो जाती है। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कि खरीदने वाला बोल रहा है, जब डिवीजन ए मुझे मार्केट प्राइस पे दे रहा है, तो इससे बढ़िया मैं बाहर से खरीद लूंगा। डिवीजन बी बोल रहा है कि मैं बाहर से खरीद लूंगा, मैं क्यों डिवीजन ए का प्रॉफिट होने दूंगा, डिवीजन ए का प्रॉफिट होगा तो उसको ज़्यादा बोनस मिल जाएगा। तो डिवीजन बी बोलेगा कि मैं क्यों डिवीजन ए का प्रॉफिट होने दूंगा, इससे बढ़िया तो मैं बाहर से खरीद लूंगा। डिवीजन ए जब मेरे को मार्केट प्राइस पे ही दे रहा है, इससे बढ़िया मैं बाहर से सप्लायर से खरीदूंगा, वो सप्लायर मेरे को डिस्काउंट वगैरह भी दे देगा। तो ये दिक्कत भी हो जाती है, इनमें लड़ाई हो जाती है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है इनमें। तो ये मेथड भी ज़्यादा काम का नहीं होता। तो इनके झगड़े को समाप्त करने के लिए अगला मेथड आया ये वाला, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट और शेयर्ड कंट्रीब्यूशन रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट। कंपनी ने बोला आप लड़ो मत, हम क्या करते हैं, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट है या जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो हम सब में बांट देते हैं एक फिक्स रेशियो में। फिक्स रेशियो या तो टोटल कॉस्ट के बेस पे या वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे। ये तरीका कंपनी ने निकाला। तो अब इसका ही एग्जाम्पल लिया अपन ने। एग्जाम्पल 1 में ऐसा मानो कि डिवीजन ए ने क्या किया, डिवीजन बी को 8000 यूनिट ट्रांसफर करी। कितनी यूनिट ट्रांसफर करी, 8000 यूनिट ट्रांसफर करी। आपको ट्रांसफर प्राइस निकालनी है, क्या फॉलो करके, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट मेथड फॉलो करके। क्या फॉलो करके निकालनी है, शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड टू टोटल कॉस्ट मेथड फॉलो करके निकालनी है। तो सबसे पहले अपन को कंपनी का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन इसमें क्या बांटते हैं, कंपनी के पूरे प्रॉफिट को बांटते हैं। तो टोटल प्रॉफिट अपन कंपनी का निकाल लेते हैं। देखो 8000 यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है, 8000 यूनिट क्वेश्चन में दे रखी है। डिवीजन बी क्या बेचता है, कंपनी का कोल्ड ड्रिंक बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 51 रुपीज़ में बेचता है। तो कंपनी की सेल कितनी हो जाएगी, 8000 इंटू 51, क्योंकि 8000 बोतल है, मतलब कोल्ड ड्रिंक भी कितनी बनेगी, 8000 कोल्ड ड्रिंक बनेगी, क्योंकि एक बोतल में एक कोल्ड ड्रिंक बनेगी। तो 8000 यूनिट सेल्स कितनी आ जाएगी, 4,08,000 आ जाएगी। अब कॉस्ट लेते हैं अपन डिवीजन ए और डिवीजन बी की। तो डिवीजन ए की कॉस्ट कितनी आती है बोतल बनाने में, 10 रुपये, और डिवीजन बी की कॉस्ट कितनी आती है कोल्ड ड्रिंक बनाने में अदर देन बोतल, 25 रुपये। तो कंपनी की कॉस्ट एक तो 10 रुपये बोतल की हो गई, 25 रुपये कोल्ड ड्रिंक का जो लिक्विड है उसको बनाने की हो गई। ये 2 कॉस्ट हो गई। ये अपन ने 2 कॉस्ट ले ली और ये दोनों कॉस्ट लेस कर दी। प्रॉफिट आ गया कंपनी का। इस प्रॉफिट को अपन बांटेंगे, टोटल प्रॉफिट आ गया, कंपनी के प्रॉफिट को अपन बांटेंगे किस रेशियो में, टोटल कॉस्ट की रेशियो में। कंपनी की टोटल कॉस्ट कितनी है, देखो 2 लाख प्लस 80,000, ये दो ही तो टोटल कॉस्ट है कंपनी की। ये है कंपनी की टोटल कॉस्ट। कितनी हो गई, 2 लाख प्लस 80,000, 2,80,000 टोटल कॉस्ट ले ली मैंने। डिवीजन ए का कितना हिस्सा था टोटल कॉस्ट में, 80,000 डिवीजन की कॉस्ट। डिवीजन बी का कितना कॉस्ट थी, 2 लाख। ये मैंने ऊपर बेस बना दिया टोटल कॉस्ट को, और ऊपर मैंने ले लिया डिवीजन ए और डिवीजन बी की कॉस्ट, और इनटू प्रॉफिट से कर दिया, दोनों में प्रॉफिट बांट दिया। कंपनी के टोटल प्रॉफिट को डिवीजन ए और डिवीजन बी में बांट दिया, ताकि इनका झगड़ा समाप्त हो जाए। अब ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे। ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलेगी, डिवीजन ए की जो टोटल कॉस्ट थी वो ले लेंगे अपन, टोटल कॉस्ट किसकी, डिवीजन ए की ले लेंगे, प्लस क्या कर देंगे इसमें ऐड, डिवीजन ए का जो शेयर प्रॉफिट था, प्रॉफिट में जितना शेयर था वो ऐड कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफर प्राइस। टोटल कॉस्ट ले लेंगे डिवीजन ए की, बेचने वाले की जो बेच रहा है उसकी टोटल कॉस्ट, और उसमें शेयर प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट कैसे निकालोगे, टोटल ट्रांसफर प्राइस आ गई, कितनी यूनिट ट्रांसफर हो रही थी, 8000 हो रही थी, 8000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। इस तरह से अपन इसमें ट्रांसफर प्राइस निकाल लेते हैं। ऐसे ही शेयर्ड कंट्रीब्यूशन वाला मेथड होता है, लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या होती है, इसमें भी ठीक से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन नहीं हो पाता। क्या होता है इसमें गलती क्या हो सकती है कि डिवीजन क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। डिवीजन ने अपनी कॉस्ट को मैनिपुलेट कर दिया। मान लो डिवीजन ए ने अपनी कॉस्ट 80,000 उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जबकि उसने बता दी 90,000 रुपये, तो डिवीजन ए को ज़्यादा प्रॉफिट चला जाएगा, ट्रांसफर प्राइस ज़्यादा आ जाएगी। तो इसमें भी मैनिपुलेशन वगैरह हो सकता है। तो ये तरीका भी ज़्यादा ठीक नहीं है। कौन सा वाला तरीका, जो अपन ने अभी देखा। तो ठीक क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब अगला था इसमें डिवीजन वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड ओवरऑल प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में आपको आ जाता है कि आपको डिवीजन वाइज प्रॉफिट निकालना है और ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का निकालना है। तो एक स्टेटमेंट बनता है। स्टेटमेंट कैसे बनाते हो, तो डिवीजन का नाम लिख दिया, डिवीजन ए बी जितना भी है, सी जितने भी हैं वो लिख दिया, लास्ट में टोटल कर दिया। टोटल किसका, कंपनी का टोटल। सेल्स दिखा दी डिवीजन ए की, डिवीजन बी की। ये कौन सी सेल्स है, आउटसाइड सेल्स। ये कौन सी सेल्स है, आउटसाइड सेल्स, मतलब बाहर के कस्टमर को कितनी सेल करता है। मान लो डिवीजन ए बोतल बाहर भी बेचता है तो उसकी सेल भी दिखा दी,
और डिवीजन बी अपनी कोल्ड ड्रिंक बाहर बेचता है तो उसकी सेल दिखा दी अपन ने, टोटल सेल कर ली। अब इसमें से क्या लेस करेंगे अपन, इसमें लेस नहीं करेंगे, इसमें एक सेल और हो जाएगी ट्रांसफर प्राइस। डिवीजन ए ने जो डिवीजन बी को बेची, जो टोटल डिवीजन ए ने डिवीजन बी को बेची, तो वो ट्रांसफर प्राइस कितने में बेची वो आ जाएगी, ये टोटल सेल हो जाएगी डिवीजन ए बी और सी टोटल कंपनी की। जो ट्रांसफर प्राइस होगी ये कंपनी के टोटल में नहीं आएगी, क्योंकि ये मेमोरेंडम है, ये मेमोरेंडम में अपने आप खत्म हो जाएगी, मेमोरेंडम अकाउंट्स में अपने आप ही क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करी होगी इंटर में, वहाँ ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बाद अपन क्या लेस करेंगे, कॉस्ट लेस करेंगे। एक तो डिवीजन ए की खुद की कॉस्ट, डिवीजन बी की खुद की कॉस्ट, ये कंपनी की भी टोटल हो जाएगी। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में मान लो, ये वाला एग्जाम्पल था, डिवीजन ए की 10 रुपये आ रही थी कॉस्ट, डिवीजन बी की आ रही थी 25 रुपये, ये टोटल कंपनी की भी हो जाएगी, ये टोटल कंपनी की हो जाएगी। एक लेस करेंगे अपन ट्रांसफर प्राइस, डिवीजन ए ने कुछ खरीदा नहीं है, डिवीजन ए के लिए नहीं होगी, डिवीजन बी ने खरीदा है डिवीजन ए से, तो डिवीजन ए ने सेल दिखाई थी, डिवीजन बी क्या दिखाएगा उसको, कॉस्ट दिखा देगा। ये अपने आप क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। डिवीजन ए के लिए सेल हो गई, डिवीजन बी के लिए कॉस्ट हो गई, तो ये अपने आप ही क्या हो गई, मेमोरेंडम अकाउंट्स में एलिमिनेट हो गई, ये कंपनी में दिखाएंगे नहीं। ये आ जाएगा प्रॉफिट डिवीजन ए का, डिवीजन बी का और कंपनी का टोटल आ जाएगा। इस तरह से प्रॉफिट स्टेटमेंट बनता है। आपको इसी फॉर्मेट में क्या बनाना होता है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना होता है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, अगर पूछा हो तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का, वो था ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस। 100 में से 99 क्वेश्चन इसी केस पे आते हैं इसमें, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब क्या है, गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब अपन ऐसी ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे जिससे सबका भला हो और कंपनी को बिल्कुल नुकसान ना हो। चाहे बाकियों को नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी को तो बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अपन इसमें क्या होता है, मेन अपन ऐसी ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं जिससे डिवीजन को भी कोई दिक्कत ना हो और कंपनी को बिल्कुल नुकसान ना हो। कंपनी को अपन को लॉस नहीं होने देना। जो भी अपन डिसीजन लेंगे, चाहे ट्रांसफर करने का, चाहे ट्रांसफर नहीं करने का या ट्रांसफर प्राइस रखने का, वो कंपनी के किस में लेंगे, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में लेंगे, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में। मतलब कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देना अपन को, कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देना। चाहे अपन ट्रांसफर करें चाहे ना करें, लेकिन कंपनी को 1 रुपये का भी नुकसान नहीं होने देना। तो गोल कॉन्ग्रुएंस मतलब अपन को सबका भला करना है, लेकिन कंपनी को अपन को बिल्कुल नुकसान नहीं होने देना। अगर कंपनी को नुकसान हो रहा है किसी भी चीज़ से, उसको उस काम को अपन को नहीं करना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, गोल कॉन्ग्रुएंस को पूरा करने के लिए आपको 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरर और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरी। मिनिमम किस लिए निकालनी पड़ेगी, ट्रांसफरर, और मैक्सिमम किस लिए निकालनी पड़ेगी, ट्रांसफरी। अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफरर क्या होता है कि बेचने वाला डिवीजन कम से कम कितने में बेचे, कम से कम कितने अमाउंट में बेचे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। बेचने वाला कम से कम कितने में बेचे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो, ये होती है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस किसके लिए निकालते हैं, खरीदने वाले के लिए। तो जो खरीदने वाला डिवीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। ये 2 चीज़ें निकालते हैं। बेचने वाला कम से कम कितने में बेचे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो, और दूसरा खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। ये अपन दोनों चीज़ें निकालते हैं। मिनिमम किसके लिए निकालते हैं, बेचने वाले के लिए, और मैक्सिमम किसके लिए निकालते हैं, खरीदने वाले के लिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन में रेंज बनानी पड़ती है, रेंज कि कैलकुलेट रेंज ऑफ ट्रांसफर प्राइस, तब आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालनी पड़ती है। कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करो, तो खाली मिनिमम निकालनी पड़ती है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है मैक्सिमम कैलकुलेट करो, तो आपको मैक्सिमम निकालनी पड़ती है। कभी कभी वो बोलता है कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस, आप क्या करोगे, मिनिमम करोगे मैक्सिमम। तो कभी कभी क्वेश्चन में खाली कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस वर्ड दे दे, तो आपको हमेशा क्या निकालनी पड़ती है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, बेचने वाले के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ती है। क्योंकि ट्रांसफर प्राइस एक तरीके से क्या होती है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस किस लिए निकालेंगे अपन, सेलर के लिए। तो खाली वर्ड ट्रांसफर प्राइस दे दे तो अपन को कौन से निकालनी पड़ती है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफर। खाली ट्रांसफर प्राइस वर्ड दे दे तो अपन को मिनिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर ट्रांसफर निकालनी पड़ती है। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया इस चीज़ों के। तो 2 चीज़ें निकालेंगे कि बेचने वाला कम से कम कितने में बेचे, दूसरा खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलती है बेचने वाले के लिए, 3 चीज़ें होती हैं मेनली। मैं इसको एग्जांपल से समझा दूंगा, एक बार फॉर्मूला देख लो। अगर आपको ये समझ में नहीं आते, कंसेप्ट समझ में नहीं आते, तो अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट करोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है, फिक्स फॉर्मूला है इसका। वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे बेचने वाले की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट, कौन से लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट इफ एनी। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट दे रखी है कि उस ट्रांसफर पे कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट लग जाएगी, अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को बेचेगा तो उसको एक सुपरवाइजर हायर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ दे रखा है। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है। अभी तक तो किसी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया, एक क्वेश्चन में छोटा मोटा दे रखा था, बाकी लगभग सभी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने किसी ने भी नहीं दे रखा। तो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट दे रखा है तो वो ऐड कर देना, दे रखा है तो। तीसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, मान लो डिवीजन ए जो बेचने वाला है उसकी कैपेसिटी शॉर्टेज है। कैपेसिटी शॉर्टेज कैसे है, मान लो उसकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की और बाहर की डिमांड है मान लो उसकी 10,000 यूनिट की बाहर की डिमांड है। अब डिवीजन बी उससे मांगने आ गया 2,000 यूनिट मांगने आ गया, तो डिवीजन ए को क्या करना पड़ेगा, अपनी बाहर की डिमांड को कम करना पड़ेगा। उसको आउटसाइड सेल का लॉस हो जाएगा, बाहर की सेल का लॉस किसको हो जाएगा, बेचने वाले को बाहर की सेल का लॉस हो जाएगा डिवीजन ए को। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उसकी
बाहर की सेल के लॉस होने से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन लॉस जो होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग में, कंट्रीब्यूशन लॉस वो अपन ऐड कर देंगे। ये आ जाएगी मिनिमम कि बेचने वाला कम से कम कितने में बेचे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, इसमें भी एक बात ध्यान रखेंगे, अपन टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेंगे, नेट वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। नेट वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे ट्रांसफर की, इसमें से ऐसे खर्चे लेस कर देंगे जो इंटरनल ट्रांसफर में नहीं लगते, जैसे अगर आप इंटरनल ट्रांसफर करते हो, मतलब डिवीजन ए डिवीजन बी को बेचता है तो उसको मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उसको पोस्टर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती फैक्ट्री में कि मेरे से खरीद ले, क्योंकि डिवीजन बी रिश्तेदार है तो डिवीजन बी को पता है डिवीजन ए बेचता है, तो उसको पोस्टर वगैरह लगाने की, मार्केटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे अपन क्या कर देंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से लेस कर देंगे, क्योंकि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे क्या होते हैं? वो इंटरनल ट्रांसफर में नहीं लगते। ये हो जाएगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। ये तीनों ऐड कर दोगे क्या आ जाएगी? बेचने वाला कम से कम कितने में बेचे, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। अब निकालेंगे अपन मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। ये किसके लिए निकालेंगे? खरीदने वाले के लिए, कि खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। खरीदने वाला डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया पे करे ताकि उसको 1 रुपये का भी लॉस ना हो। तो इसके 3 फॉर्मूले दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, लेकिन इंस्टीट्यूट ऊपर के 2 फॉर्मूले यूज़ करता है, तीसरा फॉर्मूला ओनली एक क्वेश्चन में यूज़ करता है, मैंने आपको बता भी दिया था। अब देख लेते हैं तीनों फॉर्मूले क्या क्या है। पहला फॉर्मूला है एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट प्लस माइनस अल्ट्रेशन एक्सेट्रा कॉस्ट। एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट, बाहर मान लो उसको बाहर कितने में पड़ रहा है, जो खरीदने वाला डिवीजन है उसको वो प्रोडक्ट जो वो दूसरे डिवीजन से खरीद रहा है वो बाहर कितने में पड़ रहा है, बाहर एक्सटर्नल प्राइस में वो कितने में पड़ रहा है, उसको 10 रुपये में पड़ रहा है, 12 में पड़ रहा है, 15 में पड़ रहा है, जितने में पड़ रहा है वो क्या होगी? एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट। इसमें अपन प्लस माइनस करेंगे अल्ट्रेशन कॉस्ट। ये अल्ट्रेशन कॉस्ट क्या होती है ये आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी, बता दूंगा मैं प्लस कब करते हैं माइनस कब करते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी माइनस अदर वैल्यू कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। बेचने जो खरीदने वाला डिवीजन है, खरीदने वाला, ट्रांसफरी मतलब खरीदने वाला डिवीजन है, उस जो वो प्रोडक्ट बेचता है, जैसे मान लो खरीदने वाला डिवीजन कोल्ड ड्रिंक बेचता है, तो कोल्ड ड्रिंक की सेलिंग प्राइस क्या है? मान लो कोल्ड ड्रिंक वो बेचता है 70 रुपये में, 70 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है, और उसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अदर वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कंपोनेंट खरीद रहा है, बोतल के अलावा उसकी और कॉस्ट कितनी आ रही है? मान लो बोतल के अलावा उसकी कॉस्ट आ रही है 50 रुपये, जो लिक्विड बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 50 रुपये। तो 70 रुपये में वो कोल्ड ड्रिंक बेचता है, 50 रुपये की उसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट आ रही है अदर देन बोतल, तो 20 रुपये का क्या हो गया? गैप आ गया। तो वो मैक्सिमम कितना पे कर पाएगा? 20 रुपये, क्योंकि अगर वो बोतल के 20 से ज़्यादा पे कर देगा तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या चला जाएगा? नेगेटिव चला जाएगा, और नेगेटिव चला जाएगा तो बिजनेस ही क्यों करेगा? बोलेगा कि इससे बढ़िया तो पहले चल रहा था वैसे चलने दो। तो मैक्सिमम कितना देना चाहेगा वो कि उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव ना जाए, इतना मैक्सिमम देना चाहेगा। ये दूसरा पॉइंट भी आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें ले लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर। जो बेचने वाला डिवीजन है उसकी सेलिंग प्राइस क्या है बाहर वाले कस्टमर के लिए? मान लो वो बाहर बोतल बेचता है 14 रुपये में, बाहर वाले कस्टमर को बोतल कितने में बेचता है? 14 रुपये में बेचता है। अब वो अपने रिश्तेदार से 14 से ज़्यादा चार्ज करेगा क्या? मान लो आपकी दुकान पे आपका रिश्तेदार आता है, तो आप बाहर वाले कस्टमर को 14 में देते हो, तो रिश्तेदार को 15 में थोड़ी दोगे। रिश्तेदार को या तो 14 में दोगे या 14 से कम में ही दोगे, 15 में तो दोगे नहीं उसको, कि बाहर वाले कस्टमर से तो आप कम चार्ज करते हो, रिश्तेदार से ज़्यादा चार्ज करते हो, ऐसा होता नहीं है। तो डिवीजन भी तो उसका रिश्तेदार है। तो तीसरी लिमिट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम लिमिट तीसरी, कि जो बेचने वाला है बाहर वाले कस्टमर को कितने में बेचता है, ये तीसरी लिमिट हो जाएगी। लेकिन इंस्टीट्यूट तीसरी लिमिट यूज़ नहीं करता, ओनली एक क्वेश्चन में तीसरी लिमिट यूज़ कर रखी है, जो मैंने आपको बताई थी। एक स्पेशल क्वेश्चन था जिसमें आपको बेस्ट स्ट्रेटजी निकालनी थी, उस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने यूज़ कर रखी है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने तीसरी लिमिट यूज़ नहीं कर रखी। आपको भी उसी क्वेश्चन में यूज़ करनी है। बाकी क्वेश्चन में ये 2 लिमिट निकाल के आपको इन दोनों का लोअर करना है। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या जाएगी? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से अपन को ठीक से समझ में आएगी। अब देखो एक कंपनी है ABC कंपनी, एग्जाम्पल 1 अपन देख रहे हैं। डिवीजन ए बेचने वाला है, डिवीजन बी खरीदने वाला है। डिवीजन ए बनाता है कंपोनेंट X। क्या बनाता है? कंपोनेंट X। वेरिएबल कॉस्ट इसकी बनाने की आती है 45 रुपीज़। ये बाहर वाले कस्टमर को बेचता है 60 रुपये में। बाहर वाले को कितने में बेचता है? 60 रुपये में। इसकी कैपेसिटी दे रखी है आपको 10,000 यूनिट्स की। बाहर वाले को 60 में बेचता है, कैपेसिटी कितनी दे रखी है इसकी? 10,000 यूनिट्स की। जो बाहर वाले कस्टमर की डिमांड है, बाहर वाले कस्टमर, आउटसाइड डिमांड मतलब बाहर वाले कस्टमर की जो डिमांड है कंपोनेंट X की, वो दे रखी है केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों में दे रखी है। केस 1 में दे रखी है 8,000 यूनिट की, केस 2 में 9,000 यूनिट की और केस 3 में 10,000 यूनिट की। ये बाहर वाले कस्टमर की डिमांड है। 3 केस दे रखे हैं इसमें। अब डिवीजन बी जो खरीदता है वो बनाता है कैलकुलेटर बनाता है। कैलकुलेटर की कितनी यूनिट बनाता है? 2,000 यूनिट। 2,000 यूनिट वो कैलकुलेटर की बनाता है। कैलकुलेटर की वो बनाता है 2,000 यूनिट्स, वो कैलकुलेटर की मैन्युफैक्चर करता है। अब एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए 1 यूनिट कंपोनेंट X चाहिए। एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए 1 यूनिट क्या चाहिए? कंपोनेंट X चाहिए। ये आपको दे रखा है, आगे दे रखा है। तो कंपोनेंट X की जो रिक्वायरमेंट है वो टोटल कितनी हो गई? 2,000 यूनिट्स की। कितनी हो गई? 2,000 यूनिट की। 2,000 कैलकुलेटर बनाने उसको, तो 2,000 कैलकुलेटर बनाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए उसको?
2000 यूनिट्स के चाहिए। अब सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर आपको दे रखा है ₹88 पर यूनिट। कितनी दे रखी है सेलिंग प्राइस कैलकुलेटर की? 88 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर आपको बता रखी है अदर देन कंपोनेंट एक्स। कंपोनेंट एक्स के अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट आती है बाकी चीज़ें बनाने में, कैलकुलेटर की बाकी चीज़ें जो बनते हैं, तो उसकी आती है ₹30 पर यूनिट। डिवीजन बी कैन परचेज कंपोनेंट एक्स फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट। डिवीजन बी कंपोनेंट एक्स बाहर से खरीद सकता है, कितने रुपए में? ₹57 में खरीद सकता है। ये आपको दे रखा है। आपको तीनों केस में 3 केस दे रखे हैं, इन तीनों केस की मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस आपको निकालनी है। स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन। सबसे पहले मिनिमम ट्रांसफर प्राइस किसके लिए निकलेगी? बेचने वाले के लिए कि वो कम से कम कितने में बेचे ताकि उसको ₹1 का भी लॉस ना हो। तीनों केस ले लिए मैंने कंपोनेंट एक्स के, केस 1, केस 2, केस 3। बाहर की डिमांड मैंने तीनों की लिख दी जो क्वेश्चन में दे रखी थी, 8000, 9000 और 10000 यूनिट्स। कैपेसिटी कितनी थी कंपोनेंट एक्स की वो मैंने लिख दी। इस कंपनी की डिवीजन ए की कैपेसिटी कितनी थी? 10000 यूनिट्स बनाने की, वो भी मैंने लिख दी तीनों की। अब देखते हैं अपन आइडल कैपेसिटी कितनी है। देखो पहले केस में बाहर की डिमांड 8000 की है, कैपेसिटी 10000 की, आइडल कैपेसिटी कितनी हो गई? 2000 यूनिट की उसके पास एक्सेस कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी। केस 2 में कितनी है? 1000 यूनिट की एक्सेस कैपेसिटी, और केस 3 में कोई भी एक्सेस कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी उसके पास नहीं है। अब बी को कितनी चाहिए? बी को सभी केस में 2000 चाहिए, बी को तो 2000 यूनिट चाहिए ना, तो तीनों केस के लिए कितनी चाहिए? 2000 यूनिट चाहिए। अब जो डिवीजन ए है, डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेगा? पहले केस में 2000 यूनिट पूरी कर देगा, किस में से करेगा? पूरी की पूरी आइडल कैपेसिटी। कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरी की पूरी किससे कर देगा? आइडल कैपेसिटी से पूरी कर देगा, क्योंकि उसके पास 2000 यूनिट की आइडल कैपेसिटी है। दूसरे केस में क्या करेगा? 2000 यूनिट की डिमांड तो पूरी करेगा, 1000 तो किससे कर देगा? आइडल। 1000 तो उसके पास आइडल कैपेसिटी, 1000 यूनिट तो आइडल से कर देगा। 1000 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? लॉस करना पड़ेगा, उसको लॉस हो जाएगा, उसको लॉस ऑफ आउटसाइड सेल, क्योंकि शॉर्टेज है तो उसको क्या हो जाएगा? 1000 यूनिट पे लॉस ऑफ आउटसाइड सेल। उसको बाहर की डिमांड को कम करना पड़ेगा, बाहर वाले कस्टमर को 1000 यूनिट कम बेचनी पड़ेंगी। तीसरे केस में उसके पास आइडल 0 है, 10,000 बनाता है, 10,000 बाहर बेचता है। अब डिवीजन बी आया उससे मांगने, तो क्या करना पड़ेगा? उसको 2000 यूनिट की बाहर की डिमांड उसको क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। आउटसाइड सेल का उसको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ आउटसाइड सेल। ये तीनों केस में होगा, ये अपन को पता चल गया। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट नहीं दे रखी, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। क्या था फॉर्मूला? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले देखते हैं अपन पहले केस में डिवीजन ए की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? 45 रुपीज़। देखो ये दे रखी है 45 रुपीज़, तो मैंने 45 रुपीज़ लिख दी वेरिएबल कॉस्ट। पहले केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी? बताओ, उसका कोई लॉस होगा क्या? डिवीजन ए को आइडल कैपेसिटी से बनाएगा, इसका कोई लॉस होगा क्या? इसको बाहर की सेल का कोई लॉस हो रहा है? कुछ लॉस नहीं हो रहा, तो ट्रांसफर प्राइस क्या जाएगी? 45। ये बेचने वाला कम से कम कितने में बेचेगा? डिवीजन ए 45 रुपीज़ में बेचना चाहेगा, क्योंकि इसकी कम से कम कितनी कॉस्ट आएगी बनाने की? 2000 यूनिट बनाने की 45 रुपीज़ पर यूनिट आएगी, तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगी? 45 हो जाएगी। 45 रुपीज़ में ये बेचना चाहेगा, सिंपल सा केस, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा इसको, आइडल कैपेसिटी है, तो 45 रुपीज़ की मिनिमम कितनी कॉस्ट आएगी? 45, तो कम से कम कितने में बेचना चाहेगा? 45। अगर ये 45 में बेचता है तो उसको ₹1 का भी लॉस नहीं होगा, फायदा भी ₹1 का भी नहीं होगा, लेकिन लॉस भी ₹1 का नहीं होगा। मतलब ये 45 रुपीज़ ऐसी चीज़ है मिनिमम ट्रांसफर प्राइस की, उसको ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, कम से कम इतने में बेचे ताकि उसको ₹1 का भी लॉस ना हो। अपन ये निकाल रहे हैं। दूसरा केस 1000 यूनिट्स आइडल है, 1000 यूनिट्स को उसको बाहर की सेल कम करना पड़ेगा डिवीजन ए को, तो 1000 यूनिट्स तो वो वेरिएबल कॉस्ट में दे देगा, क्योंकि 1000 यूनिट के लिए उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? वेरिएबल कॉस्ट ही आएगी 45, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 आएगी। लेकिन बाकी 1000 यूनिट जो उसको बाहर की सेल कम करनी पड़ेगी, अब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाएगी। कैसे आएगी? 45 की वेरिएबल कॉस्ट, बाहर कितने में बेचता था? देखो वो बाहर बेचता था 60 रुपये में, और 45 रुपये की उसकी थी वेरिएबल कॉस्ट। 60 में बाहर बेचता था और 45 रुपये की उसकी थी वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन का लॉस कितना हुआ? 60 - 45। 60 - 45 मतलब 15 रुपये का उसको क्या हो गया? 15 रुपये का उसको कंट्रीब्यूशन का लॉस हो गया। बाहर की सेल कम करनी पड़ गई 1000 यूनिट में, तो ये 15 ऐड कर दिया, तो क्या आ गई? 60 रुपीज़ की आ गई। बाकी 1000 यूनिट कितने में बेचना चाहेगा वो? 60 रुपये में। बाहर वालों को भी 60 में बेचता था, इसको भी 60 में बेचना चाहेगा, क्योंकि अगर 60 से कम में बेचता बाकी 1000 यूनिट तो इसको लॉस हो जाएगा। तो कम से कम कितने में बेचे? 60 में। तो 1045, 1060, मैंने इनका एवरेज कर दिया, तो कितना आया ट्रांसफर प्राइस? 52.5। ये आ गई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तीसरा केस 2000 यूनिट पूरी की पूरी शॉर्टेज थी, तो ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 45 थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपनी 15 आई गई थी, तो कितने में बेचना जाएगा? 60। बाहर भी 60 में बेचता था, अगर बाहर की डिमांड कम करता है डिवीजन बी को भी कितने में बेचना जाएगा? 60 में। तभी तो उसको ₹1 का भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर डिवीजन बी नहीं आता तो भी बाहर बेच देता, तो 60 में बेचना चाहेगा। ये आ गई तीनों की मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। इस तरह से ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकल जाती है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आते, आप तो फॉर्मूले में वैल्यू डालो वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अगर समझ में आना तो काफ़ी अच्छी बात है ही, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपन ने काफ़ी बार समझ लिया, डिसीजन मेकिंग में समझ लिया, प्राइसिंग डिसीजन में भी काम आया था, और काफ़ी सारे चैप्टर में काम आता है ये। तो ये अपन ने देख लिया पहला मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का सॉल्यूशन। अब देखते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन बी। ये कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस अपन कैसे निकालेंगे? 3 फॉर्मूले दे रखे हैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस के। एक्सटर्नल बाइंग कॉस्ट प्लस माइनस अल्टरेशन कॉस्ट। अब देखो डिवीजन बी बाहर कितने में खरीद सकता है?
₹57 में। बाहर कितने में खरीद सकता है? ₹57 में। तो वो कितने दिन मैक्सिमम कितने देना चाहेगा? ए को भी 57 देना चाहेगा, 57 से ज़्यादा नहीं देना चाहेगा। तो पहला पॉइंट हो गया। अल्ट्रेशन दे नहीं रखा था, अल्ट्रेशन अपन ने 0 ले लिया, 57 हो गया। दूसरा, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफरी, बेचने जो खरीदने वाला है डिवीजन बी है, वो अपना प्रोडक्ट कितने में बेचता है? देखो कैलकुलेटर, वो कितने में बेचता है? ₹88 में बेचता है, 88 में बेचता है, माइनस अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरी। उसकी अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है? कंपोनेंट एक्स के अलावा, कंपोनेंट एक्स के अलावा कितनी आती है? 30। तो 88 माइनस 30, ये दूसरी लिमिट आ गई। ये लिमिट क्या बोलती है कि अगर वो 58 से ज़्यादा में कंपोनेंट खरीद लेगा, 58 से ज़्यादा में कंपोनेंट खरीद लेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव चला जाएगा, तो उसको बिजनेस करने का मन नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दे पाएगा? ओनली 58 दे पाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नेगेटिव चला गया तो उसकी बेइज्जती होगी, उसको बदनामी होगी, उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना चाहेगा? 58। ये इंस्टीट्यूट ने दूसरी लिमिट बना रखी है, ये मैंने नहीं ले रखी, इंस्टीट्यूट की लिमिट है। तीसरी लिमिट क्या थी? सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर, जो इंस्टीट्यूट यूज़ नहीं करता, कि जो बेचने वाला डिवीजन है बाहर वालों को कितने में बेचता है। तो देखो बाहर वाले को कितने में बेचता है? वो ₹60 में। सेलिंग प्राइस टू आउटसाइड कितनी दे रखी है कंपोनेंट एक्स की? ₹60, वो ले लिया अपने। रिश्तेदार को भी 60 से ज़्यादा थोड़ी देगा। तो तीसरी लिमिट क्या होगी? मैक्सिमम लिमिट 60। कंपेयर करेंगे तीनों को, लेकिन आपको दो को ही कंपेयर करना है, तीसरी काम की नहीं होती, तीसरी एक क्वेश्चन में काम आएगी। तो 50 और 57, लोअर क्या आएगा? 57। तो मैक्सिमम बी कितने में खरीदना चाहेगा डिवीजन ए से? 57 में। 57 मतलब डिवीजन बी ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे कर सकता है ताकि उसको ₹1 का भी लॉस ना हो? 57, क्योंकि 57 से ज़्यादा पे करेगा तो डिवीजन बी को लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा? बाहर से ₹57 में मिल रहा है, तो बाहर से खरीदता तो फायदा हो जाता फिर तो। अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस डिवीजन ए की डिमांड से चेंज नहीं होगी। डिवीजन ए की देखो डिमांड अलग अलग हो रखी है, इससे मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सेम रहेगी। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड किसकी चेंज हो रही है? डिवीजन ए की। तो डिवीजन बी को क्यों फर्क पड़ेगा? डिवीजन बी के लिए निकाले मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, अपने किसके लिए निकाली है? डिवीजन बी के लिए। और ये डिमांड किसकी दे रखी है क्वेश्चन में? केस 1, केस 2, केस 3, डिवीजन ए की। तो इससे मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों केस में क्या रहेगी? 57 रहेगी, क्योंकि निकाल किसी रहे अपन? खरीदने वाले की। तो देखो तीनों केस में मिनिमम आ गई, मैक्सिमम तीनों में सेम आ जाएगी। अब क्या बनाएंगे अपन? रेंज बनाएंगे। क्वेश्चन में काफ़ी बार आपसे पूछता है रेंज बनाओ, तो रेंज कैसे बनती है? मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, ये रेंज बन गई 45 से लेकर 57। दूसरे केस में रेंज क्या बनी? 52.5 से 57। तीसरे केस में कोई रेंज नहीं बनी। रेंज क्यों नहीं बनी? मिनिमम ज़्यादा है, मैक्सिमम कम है। बेचने वाला कम से कम ₹60 में बेचना चाहता है और खरीदने वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितने में खरीदना चाहता है? 57। कोई रेंज नहीं बनी। अब इस रेंज का मतलब क्या होता है ये मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले अपन एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, फिर मैं इस रेंज का पूरा मतलब आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल 2 मैंने दो इसमें एडजस्टमेंट किए एग्जाम्पल 1 में। सपोज इन एग्जाम्पल 1 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफ ₹4 पर यूनिट नॉट इनकर्ड इन इंटरनल ट्रांसफर। ऐसा मानो कि एग्जाम्पल 1 में जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है डिवीजन की कितनी दे रखी है? ₹45 दे रखी है। देखो ₹45 दे रखी है। 45 में ऐसा मानो कि ₹4 किसके हैं? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को बेचेगा तो ₹4 नहीं लगेंगे। तो क्या होगा? ₹4 नहीं लगेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी इंटरनल ट्रांसफर में? 45 माइनस 4, 41 ही लगेगी। अगर डिवीजन बी को बेचेगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी? 41 ही लगेगी, 45 नहीं लगेगी। इफ डिवीजन बी परचेज फ्रॉम डिवीजन ए, दूसरा पॉइंट, अगर डिवीजन बी डिवीजन ए से परचेज करता है, डिवीजन बी हैज टू डू अल्ट्रेशन इन कंपोनेंट एक्स विच कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। क्या दे रखा है? डिवीजन बी अगर कंपोनेंट डिवीजन ए से परचेज करता है, बाहर से परचेज करता है तो नहीं, डिवीजन ए से परचेज करता है तो डिवीजन बी को कंपोनेंट एक्स में अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ₹6। डिवीजन बी अगर बाहर से परचेज करता है तो वो कंपोनेंट ऐसे का ऐसा कैलकुलेटर में लग जाएगा। लेकिन डिवीजन ए से परचेज करता है तो डिवीजन बी को क्या करना पड़ेगा? उस कंपोनेंट में कुछ अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। डिवीजन ए की क्वालिटी अलग होगी तो उसको कुछ अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? ₹6। डिवीजन बी की ₹6 की कॉस्ट आ जाएगी अगर वो मॉडिफिकेशन करता है तो। अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस निकालनी है। वो मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली जो अपने फॉर्मूले में देखी थी, एक तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एक अल्ट्रेशन कॉस्ट। अब ये देखते हैं इसमें कैसे निकलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अब वही केस ले लिया अपने एग्जाम्पल वाला एग्जाम्पल लिया, 3 केस थे, केस 1, केस 2, केस 3। आउटसाइड डिमांड 8000, 9000, 10000 वो का वो केस था। तो पहले केस में 2000 यूनिट आइडल से होता था, दूसरे केस में 1000 यूनिट आइडल थी, 1000 यूनिट की क्या थी? शॉर्टेज थी। तीसरे केस में 2000 यूनिट की शॉर्टेज थी। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पहले केस में क्या जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितने लोगे? 45 माइनस 4, ₹4 तो लगेंगे ही नहीं डिवीजन ए के। तो डिवीजन ए की कॉस्ट कितनी आएगी? ₹41 आएगी। तो कम से कम वो कितने में बेचना चाहेगा? 41 में। 45 नहीं आएगी उसकी कॉस्ट डिवीजन बी को बेचने पे, ओनली 41 आएगी, तो 41 में बेचना जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है ही, कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, मतलब कोई लॉस ही नहीं हो रहा बाहर की सेल का। दूसरे केस में 1000 यूनिट आइडल है, इसके लिए तो ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाएगी? 41, लेकिन बाकी 1000 यूनिट के लिए उसको बाहर की सेल कम करनी पड़ेगी डिवीजन ए को, तो ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अपने 41 ले ली, डिवीजन ए को जब डिवीजन बी के लिए बनाता है तो 41 ही लगते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते वक्त गलती मत कर देना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी लेंगे? बाहर की सेल पे क्या कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ। तो यहाँ जो अपन वेरिएबल कॉस्ट लेंगे ना, ये वाली ये किसकी लेंगे? आउटसाइड सेल की। किसकी लेंगे? ये आउटसाइड
सेल की। कुछ लोग इसको 41 ही ले लेते हैं, 60 माइनस 41 करके 19 ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये आउटसाइड सेल का कंट्रीब्यूशन लॉस है। तो आउटसाइड सेल कितने में करते थे? 60 रुपये में। आउटसाइड सेल में वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती थी? 45। घर वाली सेल में 41 आती है, बाहर वाली सेल में तो 45 ही आती है अभी भी। तो 60 माइनस 45, 15 रुपये का आपको कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। तो 41 प्लस 15, 56 क्या हो जाएगी आपकी ट्रांसफर प्राइस दूसरे केस के। इसका अपन ने एवरेज कर दिया और एक प्राइस निकाल ली, एक मिनिमम प्राइस निकाल ली। तीसरे केस में 2000 यूनिट की शॉर्टेज है, तो वेरिएबल कॉस्ट ले ली प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 60 माइनस 45, 15 ले ली। ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाएगी? 56। ये आपकी आ गई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। अब निकालते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर डिवीजन बी। पहला लिमिट क्या था? एक्सटर्नल बाई प्राइस प्लस माइनस अल्ट्रेशन कॉस्ट। तो 57 रुपये में डिवीजन बी बाहर खरीद सकता था। कितने में खरीद सकता था? 57 रुपये। देखो ऊपर दे ही रखा है, स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था। डिवीजन बी कैन परचेज कंपोनेंट एक्स फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट एट ₹57 पर यूनिट। 57 में खरीद सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एक लाइन दे रखी है, इफ डिवीजन बी परचेज फ्रॉम डिवीजन ए, डिवीजन बी हैज टू डू अल्ट्रेशन इन कंपोनेंट एक्स विच कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। अगर डिवीजन बी डिवीजन ए से खरीदता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिवीजन बी को अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसकी 6 रुपये की कॉस्ट आ जाएगी। अब अल्ट्रेशन प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो 57 रुपये बाहर से खरीदता है डिवीजन बी, 57 में बाहर से खरीद सकता है। 6 रुपये अगर डिवीजन बी डिवीजन ए से खरीदेगा तो उसको 6 रुपये का अल्ट्रेशन करना पड़ेगा, डिवीजन ए से खरीदेगा तो बताओ मैक्सिमम कंपोनेंट एक्स के डिवीजन ए को कितने रुपये देना चाहेगा? 51 रुपये देना चाहेगा। 6 रुपये कम करके देना चाहेगा, माइनस करेंगे अल्ट्रेशन। क्यों करेंगे? क्योंकि डिवीजन ए से खरीदेगा तो 6 रुपये और लगाने पड़ेंगे डिवीजन बी को। 6 रुपये और लगाने पड़ेंगे तो नेट कितने का पड़ जाएगा? 51 प्लस 6 57, 51 प्लस 6 कितना होता है? 57 का पड़ जाएगा नेट, 57 का पड़ जाएगा। बाहर भी 57 का पड़ता है, तब जाके तो बराबर रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। अगर मान लो वो अल्ट्रेशन गलती से एड लेस नहीं करता, 57 में खरीद लेता, डिवीजन ए से 57 में खरीद लेता, तो 6 रुपये और करने पड़ते, उसको 63 का पड़ जाता, उसका 63 का पड़ जाता, तो उसको नुकसान हो जाता। बाहर 57 का ही पड़ता है, बाहर कोई अल्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना चाहेगा डिवीजन बी डिवीजन ए को? 51 रुपये, क्योंकि 6 रुपये अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लो उल्टा दे रखा होता कि अगर डिवीजन बी बाहर से खरीदता है तो अल्ट्रेशन करना पड़ता है, डिवीजन ए से खरीदता है तो नहीं करना पड़ता, बाहर से खरीदता है तो 6 रुपये का अल्ट्रेशन करना पड़ता है। अब अपन क्या करते? अब इसमें ऐड कर देते, 57 प्लस 6 63 कर देते, क्योंकि बाहर से खरीदने की नेट कॉस्ट कितनी आती? 57 तो खरीदने की, 6 अल्ट्रेशन की, तो 63 आती। और डिवीजन ए से खरीदने पर अल्ट्रेशन लगता नहीं है, तो क्या कर देते अपन इसमें? ऐड कर देते। तो डिवीजन ए से मैक्सिमम कितने में खरीदना चाहेगा? 63। अगर बाहर का अल्ट्रेशन दे रखा होता तो ऐड कर देते, और डिवीजन ए का अल्ट्रेशन दे रखा है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। मैंने इसका कंसेप्ट बता दिया, क्यों लेस करेंगे, क्यों ऐड करेंगे। दूसरा, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर, मतलब डिवीजन बी अपना प्रोडक्ट कैलकुलेटर कितने में बेचता है? 88 रुपीज़ में बेचता है, वो ले लिया। अदर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर 32 ले लिया। लेकिन एक चीज़ और लेना भूल मत जाना, ये वाली, ये 6 रुपये और लगेंगे, क्योंकि अगर डिवीजन बी डिवीजन ए से खरीदता है तो उसको 6 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट और खर्च करना पड़ेगा। ये भी अदर वेरिएबल कॉस्ट है, कंपोनेंट की वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी है ये तो कंपोनेंट को मॉडिफाई करने की वेरिएबल कॉस्ट है। ये भी क्या है? अदर वेरिएबल कॉस्ट। ये भी इसमें अपन को ऐड करनी है। वैसे दूसरी लिमिट हमेशा ऊपर जाती है, मतलब दूसरी लिमिट हमेशा पहली वाली लिमिट से ज़्यादा ही आती है। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमेशा ऐसा ही होता है, तो मिनिमम दिक्कत नहीं आती वैसे तो आंसर में। लेकिन क्या पता कभी कभी क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ऐसा फिरा दिया कि दूसरी लिमिट को कम कर दिया, तो आपका गलत हो सकता है। तो ये 6 रुपये अल्ट्रेशन वाले वो इसमें ऐड करना मत भूल जाना। ये भी अदर वेरिएबल कॉस्ट ही तो है डिवीजन बी की। ये 6 रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे अगर वो डिवीजन ए से खरीदता है, तो ये इसमें ऐड करने हैं अपन को 6 रुपये। जो अल्ट्रेशन की कॉस्ट अगर वो डिवीजन ए से खरीदता है तो इनकट होती है, तो अपन को इसमें ऐड करनी है अल्ट्रेशन वाली कॉस्ट। तो ये निकाल लिया अपन ने दूसरी लिमिट। तीसरी लिमिट क्या है कि जो बेचने वाला है बाहर वालों को कितने में बेचता है? बाहर वालों को बेचता है 60 रुपये में। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और बताई थी, नेट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बाहर वालों को बेचता है तो उसकी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे नहीं आते, 4 रुपये के खर्चे नहीं आते। तो मतलब 4 रुपये के खर्चे नहीं आते, तो घर वाले को बेचेगा, घर वाला जो है उसका डिवीजन बी, तो कितने चार्ज करना चाहेगा बताओ? वो बाहर वालों को 60 में बेचता है, बाहर वालों को 60 बेचता है तो 4 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आता है, और डिवीजन बी को बेचेगा तो 4 रुपये का खर्चा नहीं होगा उसको। तो बताओ कितने में देना चाहेगा? 56 रुपये में देना चाहेगा। डिवीजन बी खुद बोलेगा उसको कि तू बाहर वालों को 60 में बेचता है, मैं तेरा रिश्तेदार हूँ, तो मुझे भी 60 में देगा, कोई दिक्कत नहीं है 60 में देगा, लेकिन मेरे को जब बेचता है तो तेरे 4 रुपये का खर्चा बच जाता है, तेरे को सेलिंग एक्सपेंस नहीं होते, तो वो 4 रुपये तो कम कर, कम से कम 56 रुपये तो लगा। तो तीसरी लिमिट क्या हो गई? सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रांसफर, जो अपन को यूज़ नहीं करनी। मैंने बता दी कैसे लेते हैं ये, अपन को पहली और दूसरी लिमिट यूज़ करनी है। तो इन दोनों में से लोअर क्या होगी? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितनी आ जाएगी? 51। अब ये तीनों केस का आपका मिनिमम मैक्सिमम आ गया, मिनिमम मैक्सिमम रेंज बन गई पहले केस में, दूसरे में, तीसरे में फिर से रेंज नहीं बनी। अब मैं समझाता हूँ रेंज का कंसेप्ट क्या हुआ। अब रेंज का कंसेप्ट क्या है, अगर रेंज बन जाती है ना तो ट्रांसफर होना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। रेंज बन जाती है तो ट्रांसफर का होना जरूरी है, ट्रांसफर मतलब इंटरनल ट्रांसफर का होना जरूरी है। और रेंज नहीं बनती तो अगर ट्रांसफर हो गया ना, रेंज नहीं ना बनने पे भी ट्रांसफर कर दिया अगर आपने ज़बरदस्ती, तो कंपनी को लॉस हो जाएगा।
तो रेंज बन जाती है तो ट्रांसफर का होना जरूरी है। अब इसका मतलब रेंज का मतलब क्या है, अगर इन रेंज में ट्रांसफर होता है, पहले केस में रेंज क्या बनी 41 से 51, दूसरे केस में 48.5 से 51, अगर इस रेंज में ट्रांसफर होता है तो सबका भला हो जाएगा। डिवीजन ए का भी भला है, डिवीजन बी का भी भला है, और कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है इस रेंज में ट्रांसफर होता है तो। लेकिन मान लो रेंज के बाहर ट्रांसफर होता है, पहला केस देखो 41 है, रेंज बनी थी 41 से 51, मान लो ट्रांसफर होता है 35 में, तो कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवीजन ए को नुकसान हो जाएगा। मान लो ट्रांसफर होता है 55 में, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन बी को नुकसान हो जाएगा। तो रेंज के बाहर ट्रांसफर होता है, रेंज बनने पे रेंज के बाहर ट्रांसफर होता है तो किसी एक डिवीजन को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। रेंज के अंदर ट्रांसफर होता है कोई दिक्कत नहीं है, रेंज के बाहर ट्रांसफर होता है रेंज बनने के बाद तो किसी एक डिवीजन को नुकसान हो जाएगा, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। तो रेंज बनने पे बस कंपनी को दिक्कत कब है, अगर ट्रांसफर ना हो तो। रेंज बनने पे कंपनी को दिक्कत कब है, ट्रांसफर ना हो तो रेंज बन जाती है तो गोल कॉन्ग्रुएंस का प्रमोट रहता है जब रेंज में ट्रांसफर होता है, क्योंकि रेंज में ट्रांसफर होता है तो सबका भला हो जाता है, ना डिवीजन ए को नुकसान, ना डिवीजन बी को नुकसान, और कंपनी को भी कोई दिक्कत नहीं है। रेंज के बाहर ट्रांसफर हो तो कंपनी को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिवीजन को नुकसान हो सकता है, एक डिवीजन को, ये बोलता है रेंज। अब मान लो रेंज नहीं बनी तो ट्रांसफर मत करो, सभी का भला है, ट्रांसफर मत करो, सभी का भला है। क्योंकि अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, मान लो 56 से 51 कोई रेंज नहीं बनी, आपने मान लो 52 रुपये में ट्रांसफर कर दिया, 52 रुपये में ट्रांसफर कर दिया, दोनों को दिक्कत आ जाएगी। 52 में इसकी भी प्राइस 51 रुपये आ रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना देना चाहता है, 51 देना चाहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नुकसान में चला जाएगा। वो 56 मांग रहा है, उसको 52 ही मिलेंगे, तो दोनों डिवीजन को नुकसान हो जाएगा। रेंज ना बनने पे अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, दोनों डिवीजन को भी नुकसान होगा, कंपनी को भी नुकसान होगा। तो अगर रेंज नहीं बनती है तो सबसे बढ़िया बात क्या है, ट्रांसफर ही मत करो, बाहर से खरीदो। डिवीजन बी को क्या करना चाहिए, रेंज नहीं बनती है तो बाहर से खरीद लेना चाहिए, उसमें सबका भला है, कंपनी का भी भला उसी में है, डिवीजन का भला भी उसी में है। लेकिन मान लो जबरदस्ती अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, रेंज ना बनने पे भी अगर आपने जबरदस्ती ट्रांसफर कर दिया तो कंपनी को नुकसान है, बाकी डिवीजन को भी नुकसान है और कंपनी को भी क्या है, नुकसान है। दोनों डिवीजन को भी नुकसान और कंपनी को भी नुकसान, दोनों डिवीजन को नुकसान होगा तो कंपनी को अपने आप नुकसान होगा। तो रेंज नहीं बनती तो सबसे बढ़िया काम क्या है, ट्रांसफर ही मत करो, सभी का भला इसी में। रेंज बन जाती है तो ट्रांसफर करना जरूरी है, रेंज में ट्रांसफर करते हो सबका भला, रेंज के बाहर ट्रांसफर करते हो एक डिवीजन का नुकसान, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। रेंज ना बनने पे अगर आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो सबका भला है, लेकिन रेंज ना बनने पे अगर आप जबरदस्ती ट्रांसफर कर देते हो तो कंपनी को भी नुकसान, डिवीजन को भी नुकसान। अब ये तो हो गया ये बेसिक। एक चीज़ और याद करना, ट्रांसफर प्राइस के कम या ज़्यादा रखने से कंपनी के प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने ट्रांसफर प्राइस 1 रुपया रखी, 100 रुपया रखी, चाहे 1000 रुपये रखी, चाहे 10,000 रखी, कंपनी के प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएगा। एक के लिए सेल होगी, दूसरे के लिए कॉस्ट हो जाएगी, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, कंपनी के प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट पे फर्क कब पड़ेगा, रेंज बन जाती है फिर भी आप ट्रांसफर नहीं करते, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। रेंज नहीं बनती फिर भी आप जबरदस्ती ट्रांसफर कर देते हो, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। कंपनी के प्रॉफिट पे ट्रांसफर प्राइस के कम ज़्यादा से नुकसान नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब रेंज बनने पे ट्रांसफर नहीं करते और रेंज ना बनने पे जबरदस्ती ट्रांसफर कर देते हो, तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा, ट्रांसफर के होने से या ट्रांसफर के ना होने से, वो कैसे निकालोगे, डायरेक्टली कैसे निकालोगे, उसका एक शॉर्टकट तरीका दे रखा है मैंने। इंस्टीट्यूट भी एक शॉर्टकट तरीका आज के ये क्वेश्चन में यूज़ करता है। आजकल के जो भी क्वेश्चन आते हैं इंस्टीट्यूट ये शॉर्टकट तरीका यूज़ करता है। वैसे तो आपको सोच के निकालना पड़ता है कि ये होगा तो क्या हो गया, ये हो गया तो ये होगा। उसका सबसे शॉर्टकट तरीका कि रेंज बन गई, रेंज नहीं बनी। अब आपको निकालना है कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा या कितना नुकसान होगा, ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर नहीं होता है तो। कैसे निकालोगे, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस मिनिमम माइनस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। जैसे मान लो पहला केस ले लो 41 से 51, 41 मिनिमम है, 51 मैक्सिमम है, तो क्या करोगे 51 माइनस 41, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर दिया, 51 माइनस 41 कर दिया, इनटू नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर हुआ है तो कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई उससे इनटू कर दो, अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है तो खरीदने वाले को कितनी यूनिट चाहिए थी उससे इनटू कर दो। ये आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस। ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस। अब प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा, रेंज बनने में ट्रांसफर होता है तो प्रॉफिट आएगा, रेंज बनने में ट्रांसफर नहीं होता तो लॉस आएगा, रेंज ना बनने पे ट्रांसफर होता है तो लॉस आएगा, रेंज ना बनने पे ट्रांसफर नहीं होता तो प्रॉफिट आएगा। इस तरह से प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। कैसे निकालोगे प्रॉफिट लॉस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इनटू, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर हुई है तो नंबर ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर से इनटू कर दो, ट्रांसफर नहीं हुआ है तो जितना यूनिट खरीदने वाले को रिक्वायर्ड थी उतने से इनटू कर दो। या ये क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस टू दी कंपनी, कि ट्रांसफर के होने या ना होने से कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ये इससे निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्वेश्चन रेंज बनने तक के आते हैं, लेकिन क्या पता फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएं, आपको बताना है कि क्या ट्रांसफर वगैरह ना हो। बाकी आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, मैक्सिमम और रेंज निकालनी पड़ती है। पहले ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे, पहले क्या होता था मेनली मिनिमम ट्रांसफर प्राइस पूछता था, लेकिन आजकल के क्वेश्चन में वो मिनिमम, मैक्सिमम और रेंज तक पूछने लग गया, रेंज तक वो सब चीज़ें पूछने लग गया, और आगे फ्यूचर में वो ये चीज़ें भी पूछने लग सकता है।
और कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कंपनी को बताओ ट्रांसफर हुआ है या ट्रांसफर नहीं हुआ है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इस तरह से निकाल देना, आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। इसके बाद एक कंसेप्ट देखा था ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स, एक टॉपिक था डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। ये क्या बोलता है, जो बेचने वाला डिवीजन है वो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है। मल्टीपल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है और उसके बिजनेस में कोई की फैक्टर है। की फैक्टर मतलब डिसीजन मेकिंग में आपने पढ़ रखा था कि की फैक्टर क्या होता है, ऐसा रिसोर्स जिसकी डिमांड ज़्यादा अवेलेबिलिटी कम। वो मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, मशीन भी हो सकती है। तो ऐसा रिसोर्स जिसकी डिमांड ज़्यादा है, मटेरियलिटी कम है। तो ट्रांसफरर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है और उसके बिजनेस में क्या है, की फैक्टर है, मशीन और की शॉर्टेज है या लेबर और की शॉर्टेज है। तो अब क्या हुआ, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है और उसके बिजनेस में कोई की फैक्टर है ट्रांसफर के बिजनेस में। अब ट्रांसफर ही कोई एक प्रोडक्ट मांगने आ गया, वो ट्रांसफर जो है बेचने वाला प्रोडक्ट ए बनाता है, प्रोडक्ट बी बनाता है, प्रोडक्ट सी बनाता है, डिवीजन ने। अब डिवीजन भी क्या मांगने आ गया, उससे प्रोडक्ट बी मांगने आ गया या प्रोडक्ट सी मांगने आ गया। अब कैसे निकालोगे आप ट्रांसफर प्राइस, मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में आप ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे। अभी तो क्या था, सिंगल प्रोडक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मल्टीपल प्रोडक्ट के केस में आप ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे, मिनिमम, मैक्सिमम में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम का तो वही तरीका है, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे वो अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, जो अपना की फैक्टर वाले क्वेश्चन आपने किया होगा, तो ये जो क्वेश्चन है की फैक्टर प्लस मिनिमम ट्रांसफर प्राइस दोनों चीज़ों का मिक्स है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर फॉर ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सभी प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर क्या होता है ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे निकलता है, ये जो डिसीजन मेकिंग में हमने बात कर ली थी। सभी प्रोडक्ट को निकालना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग रैंक करनी पड़ेगी, जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको रैंक 1, उससे कम वाले को रैंक 2, सबसे कम वाले को रैंक 3। उसके बाद क्या करना है, आपको दो प्रोडक्शन मिक्स बनाने हैं। प्रोडक्शन मिक्स मतलब प्रोडक्ट ए, बी और सी का प्रोडक्शन मिक्स बनाना है कि जो डिवीजन ए है वो इनकी कितने कितने यूनिट बेचेगा। दो प्रोडक्शन मिक्स बनाने हैं। पहला प्रोडक्शन मिक्स आपको बनाना है फाइनल प्रोडक्शन मिक्स ऑफ टोटल अवेलेबल आवर्स विदाउट इंटरनल ट्रांसफर। ये मानो कि डिवीजन भी आया ही नहीं आपके पास, तो आप प्रोडक्ट ए, बी और सी की बाहर कितनी यूनिट बेच पाओगे। आप 3 प्रोडक्ट बनाते हो, डिवीजन ए 3 प्रोडक्ट बनाता है, ए प्रोडक्ट ए, बी और सी, तो प्रोडक्ट ए, बी और सी की वो बाहर कितनी यूनिट बेच पाएगा, ये प्रोडक्शन मिक्स बनाना है। ये मानो कि डिवीजन बी आपके पास नहीं आया। दूसरा आपको क्या करना है, फाइनल प्रोडक्शन मिक्स ऑफ हॉर्स रिमेनिंग आफ्टर इंटरनल ट्रांसफर। आपको ये मानना है कि डिवीजन बी आपसे मांगने आ गया और सबसे पहले आपको डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। डिवीजन बी की जो रिक्वायरमेंट है वो एक तरीके से क्या है, मिनिमम डिमांड है। तो उसको हटा के, डिवीजन बी की रिक्वायरमेंट को हटा के जितने घंटे बच गए आपके पास, जितने भी घंटे बच गए, जिस भी रिसोर्स की शॉर्टेज, जितने भी घंटे बच गए आपके, उसका आपको क्या बनाना है, प्रोडक्शन मिक्स। उतने घंटों में बाहर कितने कितनी यूनिट आप बेच पाओगे प्रोडक्ट ए, बी और सी की। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा पहले वाली प्रोडक्शन मिक्स और दूसरी वाली प्रोडक्शन मिक्स का, ये क्या होगा, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। जैसे मान लो पहले वाली प्रोडक्शन मिक्स आई प्रोडक्ट ए, बी और सी, ए की आप 500 यूनिट बेच पाओगे, बी की 400 और सी की 600, 500, 400 और 600। दूसरा प्रोडक्शन मिक्स आया, ए की आप बेच पाओगे ओनली 300, बी की 500 और सी की 600। तो प्रोडक्ट ए की 300 यूनिट हो गई, मतलब प्रोडक्ट ए की सेल बाहर वाली कम हो गई। तो ये क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। अब आपको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालनी है। कैसे निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तीनों ऐड कर देना, अपने आप ही क्या आ जाएगी। यही तो फॉर्मूला था मिनिमम ट्रांसफर प्राइस का, अपने आप मिनिमम आ जाएगी। मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम का तो तरीका वही है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक डिवीजन है, 3 प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड, प्रोडक्ट वाई एक्स वाई जेड बनाता है। सेलिंग प्राइस तीनों की दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट तीनों की दे रखी है, लेबर हॉर्स बता रखे हैं तीनों के कितने कितने हैं, आउटसाइड डिमांड आपको बता रखी है बाहर कितनी सेल कर सकता है डिवीजन ए, एक्स की 800 यूनिट, वाई की 500 और जेड की 300 यूनिट। लेबर हॉर्स अवेलेबल कितने हैं, 5600। और अगर आपको निकालना है तो निकाल लो कि की फैक्टर है या नहीं है, बाकी इस क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं है। डिसीजन मेकिंग में तो आपको निकाल के चेक करना पड़ता था कि की फैक्टर है या नहीं है, यहाँ आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर की फैक्टर ही नहीं होगा तो ये क्वेश्चन तो तुरंत सोल्व हो जाएगा। तो फिर तो ट्रांसफर प्राइस क्या आ जाएगी, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें हमेशा क्या होगा, एक की फैक्टर होगा। तो आपको निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेबर और या क्या है, की फैक्टर है। अब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वाई रिक्वायर्ड बाय डिवीजन बी, एक डिवीजन बी है कंपनी का, उसको प्रोडक्ट वाई चाहिए। क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाई चाहिए, प्रोडक्ट वाई चाहिए। कितनी यूनिट चाहिए, 300 यूनिट चाहिए। अब आपको इसकी ट्रांसफर प्राइस निकालनी है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस। मैंने बोला था खाली ट्रांसफर प्राइस वर्ड लिखा हुआ हो तो क्या निकालनी है आपको, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। मैक्सिमम निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मिनिमम निकालने की रिक्वायरमेंट होती। अब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कर देंगे लेबर आवर्स, जिसकी भी शॉर्टेज है उस रिसोर्स से डिवाइड कर देंगे। लेबर आवर पर यूनिट से क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, मतलब कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आ गया। अब रैंक लोकेट कर देंगे, जेड की रैंक 1 आ जाएगी क्योंकि इसका हाईएस्ट आया है, सेकंड वाई की आ जाएगी इसका सेकंड नंबर पे, एक्स की थर्ड आ जाएगी इसका थर्ड नंबर पे आया है। ये रैंक लोकेट आ गई। अब आपको बनाना है प्रोडक्शन मिक्स विदाउट इंटरनल ट्रांसफर। ऐसा मानो कि डिवीजन भी नहीं आया आपके पास,
कोई इंटरनल ट्रांसफर नहीं है, आपको प्रोडक्शन मिक्स बनाना है। जितने भी घंटे अवेलेबल हैं, कितने घंटे अवेलेबल हैं आपके पास, 5600 घंटे अवेलेबल हैं, तो 5600 घंटे का प्रोडक्शन मिक्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, रैंक 1 वाला जेड, फिर वाई, फिर एक्स। सबसे पहले अपने जेड बना दिया, जेड की जितनी डिमांड थी बाहर वाली डिमांड पूरी कर दी, फिर वाई की 500 थी और एक्स की 800 थी, वाई की भी पूरी 500 यूनिट की पूरी कर दी, एक्स की भी 800 यूनिट की पूरी कर दी। अभी भी आपके पास घंटे बचे हुए हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वाई की डिवीजन बी की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसको कितनी यूनिट चाहिए डिवीजन बी को, 300 यूनिट चाहिए, और 1 यूनिट प्रोडक्ट वाई की बनाने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे, तो 1200 घंटे चाहिए, और है कितने, 600, तो पूरी नहीं कर सकते। तो मतलब की फैक्टर है। वैसे ही आपको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया की फैक्टर है। अब प्रोडक्शन मिक्स क्या बना, अगर इंटरनल ट्रांसफर नहीं होता, मान लो डिवीजन बी नहीं आता आपके पास, तो एक्स की आप 800 यूनिट बना के बेचते, वाई की 500 बना के बेचते, और जेड की 300 बना के बेच देते। अब मान लो कौन आ गया, डिवीजन बी आपसे मांगने आ गया, सबसे पहले डिवीजन बी को दोगे तो 5600 घंटे अवेलेबल है। डिवीजन बी को कितनी यूनिट चाहिए, वाई की 300 यूनिट चाहिए। 300 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे आपके, 1200। 1 यूनिट के लिए 4 लगता है, तो 300 के लिए 1200, बचे कितने, 4400 घंटे। अब इस 4400 घंटे का क्या बना दो आप, प्रोडक्शन मिक्स बना दो। सबसे पहले जेड बनाओगे, फिर वाई बनाओगे, रैंक 1, फिर रैंक 2। अब एक्स की सारी यूनिट नहीं बन पाएंगी, एक्स की ओनली 600 यूनिट ही बन पाएंगी, क्योंकि 1800 घंटे बचे, 1 यूनिट के लिए 3 घंटे चाहिए, तो 600 बन पाई। अब प्रोडक्शन मिक्स क्या हुआ, डिवीजन बी मांगने आ गया, तो एक्स की आप 600 यूनिट बाहर बेच पाओगे, वाई की 500 बेच पाओगे, जेड की 300 बेच पाओगे। अब कंपेयर कर लेते हैं, अगर डिवीजन बी नहीं आता तो बाहर की सेल कितनी होती, 800, 500, 300 की। लेकिन डिवीजन बी आने से बाहर की सेल कितनी होगी, एक्स की 600 हो गई, वाई की वही थी 500, जेड की भी वो थी, तो एक्स की सेल कम हो गई, कितने की, 200 यूनिट की। डिवीजन बी के आने से आपको प्रोडक्ट एक्स की सेल, बाहर की सेल को कम करना पड़ा 200 यूनिट, तो एक्स से जो कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ वही क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। प्रोडक्ट एक्स से देखो कितना कंट्रीब्यूशन होता है आपको, 15 रुपीज़। बाहर अगर सेल करते हो तो कितना का कंट्रीब्यूशन होता है, 15। 200 यूनिट की सेल कम हुई, तो 200 यूनिट को 15 से इंटू कर दिया मैंने, कितना आ गया, 3000 रुपये आ गया। ये आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपन निकाल लेंगे मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट। डिवीजन बी को क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाई, कितनी यूनिट चाहिए, 300 यूनिट। प्रोडक्ट वाई की वेरिएबल कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट वाई की लेना है यहाँ पे, और किसी की मत ले लेना। प्रोडक्ट वाई की देखो 24 रुपये दे रखी है, 24 रुपीज़ दे रखी है ना प्रोडक्ट वाई की, 24 रुपीज़ दे रखी है, ये 24 ले लिया अपन ने। प्लस क्या ऐड कर दिया उसमें, प्लस ऐड कर दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर ऐड कर दिया, ये आ गई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। टोटल आ गई, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट निकालनी है, तो टोटल को डिवाइड कर दो, कितनी यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, 300 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो, ये आ जाएगी 34 रुपीज़ पर यूनिट, ये आपकी आ जाएगी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। ये था ट्रांसफर प्राइसिंग अंडर डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स। इसके भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। इसमें अपन मिनिमम ट्रांसफर प्राइस निकालते वक्त की फैक्टर को और कंसिडर कर लेते हैं, अगर ट्रांसफर मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है तो। बस ये था एक स्पेशल जो अपन ने देख लिया इसमें। अगला एक थ्योरी पॉइंट था, प्रपोजल्स फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट। क्या होता है, कभी कभी रेंज बन जाती है, लेकिन डिवीजन में लड़ाई चल रही होती है। डिवीजन ए बोलता है मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा रेंज बनने के बाद भी, डिवीजन बी बोलता है मैं खरीदूंगा नहीं, तो लड़ाई चल रही होती है इनमें। और रेंज बनने के बाद ट्रांसफर होना जरूरी है। अपने देखा रेंज बनने के बाद अगर ट्रांसफर नहीं होता तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो ये दिक्कतें हो जाती है। रेंज बनने के बाद भी कभी कभी डिवीजन से क्या होती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, डिवीजन ए बोलता है, डिवीजन बी बोलता है मैं खरीदूंगा नहीं। तो ऐसे केस में क्या करोगे, तो उस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए 2 अल्टरनेट तरीके दे रखे हैं। उस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए 2 अल्टरनेट तरीके दे रखे हैं, ओनली थ्योरी में काम आते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा काम के नहीं है। 2 तरीके क्या हैं, ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम और 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम। ये अल्टरनेट तरीके हैं कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। किसको दूर करने के, डिवीजन की जो कन्फ्लिक्ट है उनको दूर करने के अल्टरनेट तरीके। अब ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम में अपन क्या करेंगे, 2 ट्रांसफर प्राइसिंग निकालेंगे। 2 ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकालेंगे, सप्लायर के लिए अलग निकालेंगे, खरीदने वाले के लिए अलग निकालेंगे, 2 सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सप्लायर डिवीजन को क्या करेंगे अपन, फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे देंगे। मान लो सप्लायर डिवीजन की फुल कॉस्ट आती है 10 रुपये, प्रॉफिट चाहता है वो 4 रुपये, तो सप्लायर को अपन 14 रुपये दे देंगे। और रिसीविंग डिवीजन से अपन क्या चार्ज करेंगे, ओनली मार्जिनल कॉस्ट। मान लो मार्जिनल कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की 8 रुपये, तो कितना चार्ज करेंगे, 8। 2 ट्रांसफर प्राइस निकाल दी, सप्लायर के लिए 14 रुपये निकाल दी और खरीदने वाले के लिए 8 निकाल दी, दोनों खुश हो जाएंगे। उसको 14 रुपये मिल रहे हैं, इसको 8 मिल रहे हैं, इसको 8 में पड़ रहा है, तो दोनों के दोनों खुश हो जाएंगे। तो ड्यूअल रेट में अपन 2 ट्रांसफर प्राइस निकाल देंगे, सप्लायर डिवीजन को फुल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दे देंगे और खरीदने वाले से ओनली मार्जिनल कॉस्ट चार्ज कर लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कर लेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, इससे फायदे वगैरह क्या होंगे, इसके इंपैक्ट क्या होगा, इससे कोऑपरेशन बढ़ जाएगा, दोनों डिवीजन खुश हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने लग जाएंगे और गोल कॉन्ग्रेंस प्रमोट हो जाएगा। रेंज बनने के बाद भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो दोनों को अपने मना लिया, अब गोल कॉन्ग्रेंस ठीक हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो गोल कॉन्ग्रेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। दिक्कत क्या है इसकी, दिक्कत ये है कि इससे रिकॉर्ड्स कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और एरर्स होने के चांस हो सकते हैं। जब आप 2 ट्रांसफर प्राइस निकालोगे तो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। एक के लिए एक की बुक्स में अलग एंट्री करोगे, दूसरे की बुक्स में अलग एंट्री करोगे, तो एरर्स वगैरह हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। और इसमें जो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि दोनों डिवीजन का जो प्रॉफिट आएगा काफ़ी ज़्यादा आएगा, कंपनी का प्रॉफिट अलग आएगा, डिवीजन का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, वो आर्टिफिशियल प्रॉफिट आएगा। क्योंकि एक के लिए अपने सेलिंग प्राइस क्या ली है 14, दूसरे के लिए क्या ली है परचेज प्राइस 8,
तो 6 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, वो क्या होगा, आर्टिफिशियल प्रॉफिट, जो ओनली इंटरनल इवैल्यूएशन में काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। अब ये मत खुश हो जाना कि कंपनी का 6 रुपये से प्रॉफिट बढ़ गया, कंपनी का नहीं बढ़ा, कंपनी ने 2 प्राइस निकाल के दोनों डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाया है बस। ये है ड्यूअल रेट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, थ्योरी में काम आता है। दूसरा 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, इसमें ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे, इसमें एक फिक्स फॉर्मेट बना दोगे आप, मार्जिनल कॉस्ट, बेचने वाले की जितनी मार्जिनल कॉस्ट लगती है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, प्लस लम सम फिक्स चार्ज, लम सम फिक्स चार्ज फिक्स कर दोगे, 5,000 रुपये, 10,000, 50,000, 5 लाख, जितना भी फिक्स करना है वो फिक्स कर दोगे। दोनों डिवीजन को देख के एक लम सम फिक्स चार्ज फिक्स कर दोगे, एक मार्जिनल कॉस्ट, दोनों को जोड़ दोगे, क्या आ जाएगी, ट्रांसफर प्राइस। इसका फायदा क्या होगा यार, इसका इंपैक्ट क्या होगा, आप जो लम सम फिक्स चार्ज ऐसा फिक्स करोगे जिससे सप्लाइंग डिवीजन को भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और जो परचेजिंग डिवीजन है उसको मार्केट से सस्ता पड़ जाए। मतलब इन दोनों को क्या करोगे, एक तरीके से इंजेक्ट करोगे, एक तरीके से बहका लोगे दोनों को, कि इस तरह से लम सम फिक्स चार्ज कंपनी फिक्स करेगी कि जो बेचने वाला है उसको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, वो भी खुश हो जाए, और खरीदने वाला है उसको मार्केट से थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाए और इनका झगड़ा समाप्त हो जाए। तो क्या क्या लेंगे इसमें, एक तो मार्जिनल कॉस्ट, एक लम सम फिक्स चार्ज फिक्स कर देंगे 5,000, 10,000, 50,000, ताकि बेचने वालों को भी अच्छा प्रॉफिट मिल जाए और खरीदने वाले को मार्केट से सस्ता पड़ जाए। ये हो गया 2 पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम, ये भी थ्योरी का पार्ट था। इसके बाद लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। जब कंपनी के डिवीजन अलग अलग कंट्री में लोकेटेड होते हैं तो क्या लगता है, इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। ये ट्रांसफर प्राइसिंग, मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग या इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, और जो इनकम टैक्स वाला है वो दोनों अलग है, वो अलग चीज़ है, वो अपन टैक्स का कंप्लायंस देखते हैं वहाँ कि आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांसफर होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये अलग चीज़ है। तो इन दोनों को एक साथ मत जोड़ लेना, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है। तो जब कंपनी के डिवीजन अलग अलग कंट्री में लोकेटेड होते हैं तो अपन फॉलो करते हैं इंटरनेशनल मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, एक डिवीजन है मान लो हाई टैक्स कंट्री में, एक डिवीजन है मान लो लो टैक्स कंट्री में। मान लो एक डिवीजन कंपनी का है इंडिया में टैक्स की रेट 30% है, और एक डिवीजन मान लो दुबई में टैक्स की रेट है 5%। तो कंपनी चाहती है कि प्रोविजंस को फॉलो करके, ऐसा नहीं कि प्रोविजंस को वायलेट करके, जो इनकम टैक्स के प्रोविजन है उनको वायलेट करना नहीं करती है कंपनी, उनको वायलेट करेगी तो वैसे ही आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो नहीं करती। उन प्रोविजंस को फॉलो करके कंपनी क्या चाहती है कि जो डिवीजन इंडिया वाला है उसके प्रॉफिट को तो कम कर दिया जाए थोड़ा, इंडिया वाले डिवीजन ट्रांसफर प्राइस को ऐसा सेट करके कि इंडिया वाला जो डिवीजन है उसके प्रॉफिट को तो कम कर दिया जाए, और जो दुबई में उससे प्रॉफिट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इंडिया वाले डिवीजन का अगर आप प्रॉफिट कम करोगे तो यहाँ टैक्स कम बनेगा, दुबई वाले का प्रॉफिट बढ़ाओगे वहाँ टैक्स रेट वैसे ही कम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक डिवीजन जो हाई टैक्स कंट्री में है कंपनी उसका प्रॉफिट कम करना चाहती है, और जो लो टैक्स कंट्री में है कंपनी उसका प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है ताकि कंपनी को फायदा हो जाए। यहाँ अपन डिवीजन का फायदा नहीं देखते, यहाँ एक डिवीजन को नुकसान होता है, एक डिवीजन को फायदा होता है, ये फिक्स होता है यहाँ अपन डिवीजन का फायदा नहीं करते कि गोल कॉन्ग्रुएंस करते हैं, यहाँ अपन ओनली कंपनी का फायदा देखते हैं, ओनली कंपनी का फायदा देखते हैं। तो कंपनी क्या करती है, प्रोविजंस को फॉलो करके जो डिवीजन हाई टैक्स कंट्री में उसकी कंपनी कोस्ट बढ़ा देती है या सेल्स कम कर देती है ताकि उसका प्रॉफिट कम हो जाए, और जो डिवीजन लो टैक्स कंट्री में उसकी या तो कॉस्ट कम कर देती है या सेल्स बढ़ा देती है ताकि उसका प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से करके कंपनी अपना टैक्स सेव करना चाहती है और कंपनी खुद का बेनिफिट करना चाहती है। तो कैसे निकालेंगे अपन ये बेनिफिट, तो इसके लिए तरीका है, आप क्या करो, एक डिवीजन को सेविंग होगी, जिस डिवीजन को सेविंग होगी उसकी सेविंग निकाल लो नेट ऑफ टैक्स, जिस भी डिवीजन को सेविंग होगी उसकी सेविंग निकाल लो नेट ऑफ टैक्स लेस करके नेट सेविंग निकाल लो। और दूसरे डिवीजन को लॉस होगा या कॉस्ट आएगी, दूसरे डिवीजन की कॉस्ट आएगी या दूसरे डिवीजन को लॉस होगा तो उसका लॉस निकाल लो नेट ऑफ टैक्स लेस करके उसका लॉस निकाल लो। सेविंग वाले डिवीजन में से लॉस वाले डिवीजन का कॉस्ट लेस कर दो, आपके क्या आ जाएगा, ओवरऑल बेनिफिट अपने आप आ जाएगा, ओवरऑल बेनिफिट आपका अपने आप आ जाएगा। तो इस केस में हमेशा एक डिवीजन को सेविंग होगी, दूसरे डिवीजन को लॉस होगा, लेकिन कंपनी प्रोविजंस का वायलेशन नहीं करेगी। कभी आप सोचो कि आर्म्स लेंथ प्राइस का वायलेशन करेगी, वो नहीं करेगी कंपनी, प्रोविजंस को फॉलो करके, आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविजन को फॉलो करके ही करेगी कंपनी। जो सेक्शन 92 दे रखा है इनकम टैक्स में उसको फॉलो करके ही करेगी, जो भी करेगी, क्योंकि अगर उसका वायलेशन करती है तो वो तो अपने आप ही बाद में अफेक्ट खत्म हो जाएगा उसका। तो कंपनी प्रोविजंस को फॉलो करके ये काम करेगी। तो एक डिवीजन को इसमें हमेशा क्या होगी, सेविंग्स, नेट ऑफ टैक्स निकाल लेंगे, दूसरे डिवीजन को हमेशा क्या होगा, लॉस, वो भी नेट ऑफ टैक्स निकाल लेंगे, ये आ जाएगा ओवरऑल बेनिफिट टू कंपनी। एक क्वेश्चन तो ये आता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है डिवीजन्स का ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। डोमेस्टिक का तो अपने देख लिया था इनकम स्टेटमेंट, इंटरनेशनल का कैसे बनता है वो भी देख लो। डिवीजन ए डिवीजन बी टोटल दिखा दिया, आउटसाइड सेल दिखा दी, इंटरनल ट्रांसफर दिखा दिया, टोटल सेल दिखा दी, कॉस्ट अपने लेस कर दी, ओन वाली लेस कर दी, ट्रांसफर प्राइस वाली लेस कर दी। एक के लिए सेल हो गई, एक के लिए कॉस्ट हो गई, अपने आप एलिमिनेट हो गया, कंपनी में लिया नहीं है टोटल, जैसा अपने वहाँ किया था। फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दी, प्रॉफिट आ गया। बस इसमें एक स्पेशल चीज़ और करते हैं अपन, टैक्स और लेस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ सब क्या बोलते हैं, अलग अलग कंट्री में क्या होता है, टैक्स अलग अलग होता है। जो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग अपने देखा था, डोमेस्टिक वाले जो देखे थे कि एक ही कंट्री में डिवीजन है, तो चाहे डिवीजन ए हो, चाहे डिवीजन बी हो, चाहे डिवीजन सी हो, सब पे एक ही टैक्स रेट लगेगी, तो टैक्स का कोई मतलब नहीं था। यहाँ क्या है कि डिवीजन ए मान लो इंडिया में, डिवीजन बी मान लो यूएस में, तो टैक्स अलग अलग होगा, तो टैक्स भी अपन यहाँ लेस करके दिखाते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। और जो डोमेस्टिक वाला जो अपन ने भी फॉर्मेट देखा था ऊपर,
उसमें अपन टैक्स लेस नहीं करके नहीं दिखाते, ओनली प्रॉफिट दिखाते हैं। यहाँ अपन टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के फिर अपन कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं। ये स्टेटमेंट बनता है। तो सेम वैसा ही स्टेटमेंट बनता है, बस यहाँ पर क्या लेस कर देते हैं, ये टैक्स एक्स्ट्रा लेस कर देते हैं, टैक्स और लेस कर देते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। यहाँ बस एक टैक्स का खेल है कि इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग किस में काम आता है, टैक्स को कम करने में काम आता है। टैक्स को कम करने में प्रोविजंस को फॉलो करके अपन टैक्स को कम करने की ट्राई करते हैं। ये था अपना ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था इस कोर्स का आपके, और सबसे अच्छा चैप्टर था कंसेप्ट वाइज। कंसेप्ट वाइज सबसे अच्छा चैप्टर था जो अपन ने पूरा रिवाइज कर लिया। एक बार अपन इसका मॉड्यूल देख लेते हैं। चैप्टर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। ओवरव्यू क्या क्या दे रखा था देखो, वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपने कंसेप्ट देखा, ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया। फिर अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स देखे, सारे मेथड देखे अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग के, मार्केट बेस, मार्जिनल कॉस्ट बेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इन्होंने तो एक एक करके लिख दिए, मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तीनों पार्ट्स में दिखा दिया था सारे क्वेश्चन, सारे मेथड। इसके बाद अपन ने इसमें देखा गोल कॉन्ग्रुएंस वाला ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस देखा, उसको स्पेशल इन्होंने मेंशन कर रखा है। एक अपन ने देखा वो कैपेसिटी वाला, कैपेसिटी लेवल वाला, वो अपन ने देखा। एक इसमें अपन ने देखा ये प्रपोजल फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट, प्रपोजल्स की लड़ाई हो जाती है तो उनको कैसे खत्म करोगे, 2 तरीकों से। और लास्ट में देखा इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, ये अपन इस चैप्टर में देखा। स्टार्टिंग में अपन ने बेसिक स्टार्ट किया था इसका कि बेसिक क्या है, सप्लाई डिवीजन कौन होता है, खरीदने वाला कौन होता है, कंसेप्ट कैसे आया ये। फिर मेथड स्टार्ट किए थे अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड, मार्केट बेस, कॉस्ट बेस, नेगोशिएशन बेस। इन्होंने भी 3 तरीके में बांट दिए और तीनों को नीचे एक्सप्लेन कर दिया, सारा अपन ने देख लिया था। मार्केट बेस स्टेट प्रॉफिट देखा था, पूरा मार्केट बेस अपन ने स्टार्ट किया था, मार्केट बेस ट्रांसफर प्राइस में। क्वेश्चंस वगैरह अपन सारे क्लास में कर ही चुके थे सारे। कॉस्ट बेस मेथड अपन ने देख लिया था, ट्रांसफर प्राइस। इसके बाद अपन ने नेगोशिएशन बेस, छोटा सा मेथड था नेगोशिएशन बेस की, दोनों बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये ट्रांसफर प्राइसिंग एंड गोल कॉन्ग्रुएंस, जो अपन ने देखा था। क्या क्या निकालते हैं इसमें, मिनिमम निकालते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं, रेंज बनाते हैं, ये अपन ने इसमें देखा था। फिर डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स अपने देखा था, डिफरेंट कैपेसिटी लेवल्स अपने पूरा देख लिया था। ये क्वेश्चंस वगैरह अपन कर ही लिए थे ये। फिर उसके बाद देखा था प्रपोजल्स फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइसिंग कन्फ्लिक्ट, एक ड्यूअल रेट, एक 2 पार्ट, ये अपन ने इसमें देखा था। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग लास्ट में अपन ने देखा ही था, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। इसके भी क्वेश्चंस वगैरह देख लिए थे अपन ने। ये समरी दे रखी है, इसके बाद ये क्वेश्चन दे रखे हैं जो अपने क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं, सारे इलस्ट्रेशन, सारे एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सब कवर्ड है अपने क्वेश्चन बैंक में, तो वो आपको देखने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। अच्छे से इसको आप भी एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।